जय हिंद दोस्तों, मैं डीके आप सभी का अपने परिवार लक्ष्य क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। कहा गया है, पहला प्रश्न कह रहा है आपका कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से कह रहा भैया क्या कि कह रहा जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जैसा कि दूसरे शब्द का पहले के साथ। यानी यहाँ पर भैया शब्द क्या है आर्मी, और कह रहा आर्मी का संबंध किससे भैया सैनिक से। यानी हमें पता भैया कि सैनिक कहाँ पे होते हैं भैया आर्मी में, तो हमें बताना भैया गैलेक्सी में क्या होते हैं भैया, गैलेक्सी में क्या होते हैं भैया ग्रह होते हैं। देखिए विकल्प नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलते भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये आ चुका है, देखिए कह रहा उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए, आगे फिर कह रहा है युग्म के समान तर्क का अनुसरण करता है। यहाँ पे भैया कुछ लेटर दिए गए और हमसे पूछा जा रहा है कि जो तर्क का अनुसरण यहाँ पर किया गया है तो विकल्प में से कौन सा ऐसा विकल्प है जो समान तर्क का अनुसरण करते हैं। जरा देखिए डी आपका 4 है, 4 से 8 हुआ, कितने की वृद्धि हुई भैया 4 की वृद्धि। एच से यल हुआ है, वृद्धि कितने की भैया 4 से। 16 से 20 हुआ, वृद्धि कितने की 4, यानी हर लेटर में भैया 4 की वृद्धि है। जरा विकल्प देखिए आप 19 से 23 जाएंगे, 4 की वृद्धि हुई है। 5 से भैया 15 हुआ, वृद्धि कितने की 10 होगी, तो ये विकल्प आपका यही गलत हो गया। दूसरा जरा चेक करिए, 19 से 23 हुआ है, वृद्धि कितने की 4 है। 11 से 15 है, वृद्धि कितने की भैया 4 है। और 6 से 10 हुआ, वृद्धि कितने की 4, तो सही उत्तर क्या होगा विकल्प नंबर बी। चलते भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये आ चुका है और आप लोग देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा। क्या कहा गया प्रश्न में पढ़िए, कहा टीबी 12 और क्यूआई के बीच एक निश्चित संबंध है। तो हमें पहले ये पता करना होगा कि इनके बीच में आपस में क्या रिलेशन है। ये टी 20 से 17 हुआ, भी कितना कम हुआ -3 कम हुआ। अब बी की वैल्यू को पता भी 2 भी लेते हैं लेकिन 28 भी लेंगे, माइनस करना होगा। तो 28 से 25 हुआ, वृद्धि कमी कितने की भैया 3 की कमी है। यानी लेटर में कमी कितने की हो रही भैया 3 की कमी हो रही। हमें किसके बारे में बताना है आर डी, तो भैया आर 18 है, 3 कम करेंगे 18 से 3 कम करेंगे 15 हो जाएगा। डी आपका भैया है कितना 4, 3 कम करेंगे तो क्या होगा ओ और ए होगा। तो लेटर में हमें ओ चाहिए, यहाँ बी ओ गलत हो गया, ए ओ है गलत हो गया भैया, यहाँ भी ओ है और यहाँ भी ओ और ए है, अर्थात नंबर भी देखना होगा। तो भैया 12 से नंबर कितना हुआ 20, वृद्धि की कितने की है 8 की वृद्धि है। 24 से आगे देखिए भैया, यहाँ पे कह रहा 16 कि मान कितना हुआ 24, यहाँ भी 8 की वृद्धि। तो भाई 20 में कितना जोड़ना होगा 8 जोड़ना होगा, तो कितना हो जाएगा भाई 28 होगा। यानी हमारा सही उत्तर होगा विकल्प नंबर डी। चलते भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये आ चुका है, करा है एक निश्चित कोड भाषा में एक शब्द दिया गया। शब्द को जरा ध्यान से देखिए भैया, शब्द क्या है, कह रहा एक निश्चित कोड भाषा में शब्द है आपका FAR। कह रहा है FAR को क्या लिखा गया भैया, SARF लिखा जाता है। आगे फिर कह रहा है और PICK को कह रहा भैया क्या लिखा जाता है, ये लिखा जाता है। कह रहा उसी कोड भाषा में हमें किसके बारे में बताना है, इसके बारे में बताना है क्या लिखा जाए। जरा देखिए यहाँ पे FAR आपको दिखाई दे रहा है, FAR को क्या लिखा गया भैया, यहाँ से जरा देखिए ARF आपको दिखाई दे रहा है, अर्थात दूसरे लेटर को आपको लेना है, पहले लेटर को छोड़ देना है। तो A हो गया, B R हो गया और F हो गया, यानी पहला लेटर सबसे अंत में हो गया, लेकिन यहाँ पर एक नया लेटर यस भी जुड़ा है, अर्थात यस को यहाँ पे जोड़ दिया गया। अब किसके बारे में पूछा गया, हमसे पूछा गया बी ब्लैक के बारे में, तो बी बी को कहां पे रख रहा है, बी सबसे अंत में जाएगा। जरा देखिए यहाँ सबसे अंत में सी है, गलत हो गया भैया। सबसे अंत में के है, गलत हो गया भैया। के है यहाँ भी गलत हो गया, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये आ चुका है 5 नंबर का प्रश्न। देखिए कह रहा है समूह से भिन्न कौन सा है, वर्गीकरण का प्रश्न है। 4 शब्द आपको दिए जा रहे हैं, बांसुरी दिया गया, वायलिन दिया गया, सैक्सोफोन, माउथ ऑर्गन। कह रहा इन 4 विकल्पों में से 3 किसी तर्क के आधार पर एक समूह में है, लेकिन कोई एक ऐसा विकल्प है जो समूह से क्या भैया भिन्न है। जैसे भैया बांसुरी हम कहाँ से बजाते भैया, मुंह से बजाते हैं। सैक्सोफोन भी कहाँ से बजाते भैया, मुंह से बजाते हैं। माउथ ऑर्गन भी किससे बजता भैया, माउथ। लेकिन वायलिन भैया मुंह से नहीं बजाते, तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न ये आ चुका है, श्रृंखला का एक प्रश्न दिखाई दे रहा है आपको, बताइए अगला पद क्या होगा। कह रहा है श्रृंखला का अगला पद क्या होगा। यहाँ पर नंबर की एक सीरीज दी गई और आपसे पूछा जा रहा भैया इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर दिए गए विकल्पों में से क्या होगा। जरा अंतर निकालते हैं भैया। यहाँ पे जरा देखिए 96 से यदि 98 का डिफरेंस आप निकालेंगे, वृद्धि कितने की हुई भैया 2 की। 98 से 102 हुआ, कितना बढ़ा भैया 4 बढ़ा। 102 से हुआ भैया 110, वृद्धि कितने की हुई भैया 8 की वृद्धि। 110 से 126 हुआ, वृद्धि कितने की हुई भैया 16 की। अब जरा इनके बीच में रिलेशन देखिए, पहले 2 हुआ, 2 का 2 गुना 4 हुआ, 4 का 2 गुना 8 हुआ, 8 का 2 गुना 16। अब ये 16 का 2 गुना क्या होगा 32 होगा, अर्थात 32 यहाँ पर प्लस होगा। 6 2 भैया 8 हुआ, 3 2 5 हो गया और 158। जरा विकल्प देखिए, विकल्प सी ही दिख रहा है आपको 158, तो सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये आ चुका है, रैंकिंग का प्रश्न है, ध्यान से जरा देखिए। क्या कर रहा है कि 25 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में मनोज दाएं छोर से 15वें स्थान पर है। कितने व्यक्ति हैं भैया पंक्ति में, करा कि 25 विद्यार्थी हैं। करा मनोज की रैंक किधर से बता रहे भैया, करा मनोज दाएं छोर से 15वें स्थान। दाया छोर भैया ये है, अर्थात मनोज कहाँ पर है, इस स्थान पर है। और ये रैंक कितनी बताएगी भैया, दाएं से कितना है 15 है। ये भैया आपका राइट छोर है, अर्थात दाया छोर है। आगे पुनः देखिए फिर क्या कह रहा है कि दाएं छोर से 15वें स्थान पर है। कह रहा है यदि मनोज के बाईं ओर से हरीश कितने स्थान पर है, यानी एक दूसरा व्यक्ति आ चुका है और व्यक्ति है कौन भैया, हरीश है। कह रहा है मनोज के बाईं ओर से हरीश 10वें स्थान पर है, यानी हरीश कहाँ पर भैया, हरीश इस स्थान पे है और ये दूरी कितना कह रहा है भैया 10 है। कहाँ से, मनोज के स्थान से। आगे फिर देखिए पूछा क्या गया, कह रहा तो पंक्ति में बाएं छोर से, यानी पंक्ति में हमें बताना है कि बाएं छोर से भैया हरीश का स्थान क्या है। आपको पता भैया कि टोटल दूरी क्या होती भैया, यदि दूरी बराबर बात करते हैं तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस क्या होगा 1 होगा, यानी लेफ्ट और राइट को जोड़ के दूरी हमेशा 1 बढ़ाकर करते हैं भैया। अब जरा दूरी चेक करिए, ये दूरी 15 की, ये दूरी भैया 10 की। यदि 25 व्यक्ति हैं तो दूरी हमेशा 1 ज्यादा होगी, यानी ये दूरी कितनी भैया 1 होगी। तो क्या पूछा गया कि हरीश किस स्थान पर है, किधर से भैया बाएं छोर से। तो कितने स्थान पे है, पहले स्थान पे। विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये आ चुका है, कह रहा है राम और श्याम की आयु का योग क्या भैया 48 वर्ष है। फिर आगे क्या दिया गया, कह रहा है 4 वर्ष पहले, कब की बात की जा रही भैया 4 वर्ष पहले के बारे में बात की गई। जरा देखिए क्या कह रहा है, 4 वर्ष पहले, आगे पुनः पढ़िए। कह रहा 4 वर्ष पहले किसकी आयु, राम की आयु रमेश की आयु की 3 गुनी है। 2 व्यक्ति भैया, एक राम है दूसरा रमेश है, लिख लेते हैं भैया राम और कौन है रमेश है। क्या कहा गया, पुनः एक बार पढ़िए। क्या कह रहा है कि राम की आयु रमेश की आयु की 3 गुनी, यानी यदि रमेश 1 था तो राम कितना था भैया 3 था। लेकिन ये कब की बात की जा रही भैया 4 वर्ष पहले। अनुपात भैया इसे 3x कर देंगे और इसे करेंगे x। ये 4 वर्ष पहले, हमें तो वर्तमान में चाहिए भैया एज, तो यदि 4 साल पहले था तो भैया वर्तमान में 3x प्लस क्या हो जाएगा, ये 4 होगा और ये भी कितना होगा x प्लस 4। आगे पुनः देखिए पहली लाइन में क्या था, कर राम और रमेश की आयु का जो जोड़ है वह कितना दिया गया भैया 48। अर्थात कहने का अर्थ हुआ भैया कि इन दोनों का जो प्लस है वह कितना होना चाहिए भैया 48। जरा जोड़ते हैं, 3x में 1x जोड़ेंगे कितना होगा भैया 4x होगा। 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, बराबर कितना होगा 48। 8 प्लस में है उधर जाएगा भैया तो माइनस होगा, अर्थात 4x बराबर क्या होगा आपका 40 और 4 से काटेंगे भैया 4 दामा 40, यानी x की वैल्यू कितनी है 10। अब आपसे पूछा क्या गया भैया, करा अब से 5 वर्ष बाद रमेश की आयु, तो पहले रमेश की आयु वर्तमान में देखो कितना भैया 4 साल ज्यादा है, अर्थात 10 यहां पर दिया गया भैया। 4 आप जोड़ेंगे तो कितना हुआ 14, वर्तमान में 14 है, लेकिन आपसे पूछा गया भैया 5 वर्ष बाद, यानी 5 आपको और बढ़ाना होगा। 14 5 क्या हो जाएगा भैया 19 होगा और विकल्प नंबर सी ही आपको दिख रहा है भैया 19 वर्ष। चलते भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये आ चुका है, जरा देखिए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। यहाँ पर आपको नंबर की एक श्रृंखला दिखाई दे रही और श्रृंखला में पूछा गया भैया कि रिक्त स्थान पर क्या आना चाहिए, यानी इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, इस रिक्त स्थान के स्थान पर पूछा गया भैया कि दिए गए विकल्पों में से क्या आना चाहिए। जरा नंबर का अंतर निकालिए भैया। 160 से श्रृंखला 151 हुई भैया, कितना कम हुआ 9 कम हुआ।
आगे पुनः देखिए 151 से 141 हुआ, कितना कम हुआ भैया, -10 कम हुआ। 141 से भैया 130 हुआ, कितना कम हुआ भैया, 11 कम हुआ। 130 से भैया 18 हुआ, 100 कितना कम हुआ, 12। अब बारी कितने की भैया, 13 कम करना है, और यदि 13 आप 118 से घटाएंगे भैया तो 105 होगा, अर्थात विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये आ चुका है, देखिए 10 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए आप लोग। कह रहा है बी कामा सी कामा ई कामा एफ और एच की लंबाई कह रहा भी कैसे है, कह रहा अलग अलग है। आगे फिर क्या कहा गया, ध्यान से सुनिए। कह रहा बी कामा सी से अधिक लंबा है। क्या कहा गया भैया, कह रहा बी सी से लंबा है, सी से लंबा है, अर्थात सी के आगे किसे लिखेंगे भैया, बी। आगे पुनः पढ़िए, कह रहा केवल ई एफ से छोटा है। इसका अर्थ क्या हुआ भैया, क्या कह रहा केवल ई एफ से छोटा है, इसका मतलब हुआ एफ यहाँ पर होगा और ई यहाँ होगा। केवल किससे छोटा होना चाहिए भाई, यदि आप यहाँ पर रखेंगे एफ और ई तो देखिए ये शब्दावली क्या है, केवल ई एफ से छोटा होना चाहिए, यानी ये दोनों हम कहाँ पे रखेंगे भैया, यहाँ पर। कह रहा केवल ई किससे छोटा है, एफ से छोटा है, एफ से छोटा है तो कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। आगे देखिए कितने लेटर थे, 1 हो चुका, 2 हो चुका, 3, 4 और 5, 4 के बारे में हो गई। आगे एक लाइन और बचा है, कह रहा एच कामा बी से अधिक लंबा है। कौन लंबा भैया, कह रहा एच लंबा है, किससे, बी से लंबा है। अच्छा बी से लंबा है तो एच यहां भी हो सकता है। आगे पूरा पढ़िए, कह रहा कितने व्यक्ति सी से अधिक लंबे भैया, तो सी से लंबे कितने व्यक्ति दिख रहे भैया, 4। एच की पोजीशन यहां भी हो सकता है और एच तो यहां नहीं जा सकता क्योंकि यहां पे ही पहले कहा गया केवल क्या लंबा भैया, एफ। तो कितने व्यक्ति लंबे हैं, 4। तो विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। 11 नंबर का प्रश्न ये आ चुका है और आप लोग देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। क्या कह रहा है प्रश्न में, कह रहा पी क्यू आर एस टी और यू एक गोल मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे। कितने लोग भैया, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। 6 लोग बैठे भैया, कैसे बैठे, एक वृत्त पे बैठे और सभी का मुख किधर भैया, केंद्र की ओर है, तो 4 हो गया, 5 हुआ और ये 6। सभी का मुख किधर भैया, केंद्र की ओर, तो जो लेफ्ट और राइट है ये आपके अपने अनुसार होगा। अब आगे यहां से पढ़िए भैया, कह रहा कि टी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, यू बैठा है। तो टी को आप यहाँ पे बैठाएंगे, टी का बायां किधर होगा, इस साइड में। और कितने नंबर पे, तीसरे स्थान पर। तो पहला हुआ, दूसरा हुआ, तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, यू बैठा है। आगे पुनः पढ़िए, यहां से देखिए, कह रहा क्यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर आर बैठा है। क्यू की पोजीशन कहां है, आर की पोजीशन कहां है अभी नहीं पता है। आगे फिर बढ़ जाइए, कह रहा टी का निकटतम पड़ोसी क्यू नहीं है। इसका मतलब हुआ भैया कि क्यू टी के बगल में नहीं होगा, तो क्यू यहां पर नहीं हो सकता, क्यू यहां पर नहीं हो सकता, यहां तो क्यू भैया हो सकता है। अब ऊपर की लाइन जो छोड़ा गया था अब उसे कवर कर सकते हैं। क्या कहा गया था भैया कि क्यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, आर। यदि क्यू यहां पर बैठा भैया तो क्यू का दाएं इधर होगा, एक स्थान, दूसरे स्थान पर कौन बैठा भैया, आर। तो आर की पोजीशन ये होगी। आगे पुनः पढ़िए, कर आर का निकटतम पड़ोसी कौन नहीं है, कर भाई आर का निकटतम पड़ोसी पी नहीं है, अर्थात इसका हुआ कि पी यहां पर नहीं होगा, तो पी के लिए केवल एक स्थान बचा भैया, पी कहां पर होगा, यहां पर। अब देखिए कौन सा लेटर अभी बचा भाई, यस अभी तक नहीं बैठा है, एक ही स्थान बचा भैया, तो यस कहां होगा, यहां पर। आगे देखिए पूछा गया, कह रहा है कि क्यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा भैया, क्यू कहां पर है, इस स्थान पे भैया। क्यू का बायां किधर होगा, नीचे की साइड में। कह तीसरे स्थान पर, तो पहला स्थान, दूसरा स्थान और तीसरे स्थान पर कौन बैठा भैया, यस बैठा है। तो विकल्प नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। 12 नंबर का प्रश्न ये आ चुका है, कर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में कर अगला पद क्या आना चाहिए। यहाँ पर लेटर के एक श्रृंखला दी गई भैया और आपसे पूछा जा रहा है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प आना चाहिए। जहाँ लेटर का अंतर निकालिए भैया, यहाँ टी है, टी से भैया आपका एफ हुआ है, तो एफ की वैल्यू भैया हम 6 भी लेते हैं, लेकिन एफ की वैल्यू को 26 में 6 जोड़कर 32 भी बनाते हैं। यानी हम कह सकते भैया कि 20 से हुआ 32, कितने की वृद्धि है भैया, 12 की वृद्धि। आगे पुनः देखिए 6 से 18 हुआ है, वृद्धि कितने की भैया, 12 की वृद्धि। और डी की वैल्यू को भैया हम 4 भी लेते हैं और 30 भी लेते हैं, यानी 18 से 30 हुआ है, कितने की वृद्धि, 12 की वृद्धि। तो भैया यहाँ पर डी है, 12 की वृद्धि करेंगे, 4 और 12 कितना होगा, 16, यानी शुरुआत कहाँ से होगा भाई, पी से।
अब विकल्प देखिए, विकल्प में बी वाला गलत हो गया, सी वाला गलत हो गया, 2 ही विकल्प आपके बचे हैं, एक लेटर और चेक करते हैं। अच्छा यू से हुआ भैया जी, तो यू आपका 21 है, कितना जोड़ेंगे 5 जोड़ेंगे, और जी कितना है 7, यानी वृद्धि कितने की हुई भैया 12 की वृद्धि। 7 से 19 हुआ, वृद्धि कितने की भैया 12 की वृद्धि। 19 से भैया हुआ 5, यहाँ भी वृद्धि कितने की 5, तो भैया ई में 5 12 जोड़ेंगे, वृद्धि कितने की आएगी भैया 12 5 17, यानी सेकेंड लेटर दूसरा लेटर क्या होगा भैया क्यू होगा। अब जरा विकल्प देखिए, दूसरा यन है, ये भी गलत हो गया, तो एक ही विकल्प आपको दिख रहा है डी, तो सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये आ चुका है और आप लोग बताइए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जरा देखिए प्रश्न की भाषा क्या करा है। यह प्रश्न 3 अंकों वाली 5 निम्नांकित संख्याओं पर आधारित है। आगे कह रहा है ये बाई छोर है और ये दिया गया दाई छोर से। आगे फिर कह रहा है कि उदाहरण के रूप में जैसे 697 में कह रहा है पहला अंक क्या है भैया 6 है, और दूसरा अंक कह रहा है कि 9 है, और तीसरा अंक क्या कहा गया भैया 7 है। आगे फिर क्या कहा गया, ध्यान से पढ़िए, कह रहा यदि इन सभी संख्याओं को किस क्रम में लिखना भैया, आरोही। आरोही का अर्थ होता है बढ़ते क्रम में हमें नंबर को रखना है। कह रहा व्यवस्थित किया जाए तो आपसे फिर पूछा गया कितनी संख्याओं की स्थिति अपरिवर्तित, अपरिवर्तित का मतलब भैया वो चेंज ना हो। चलिए नंबर देखते भैया क्या क्या दिया गया है। जैसे 473 दिया गया है, और 473 के बाद कौन सी संख्या भैया 987 दिया गया है। आगे फिर देखिए कितना है 324 दिया गया है। आगे फिर नंबर को जरा देखिए 324 के बाद भी क्या है 529 दिया गया है। 529 के बाद क्या भी 648 है। क्या कहा गया प्रश्न में कि हमें सजाना कैसे भैया आरोही क्रम में। अब जरा नंबर को सजाते भैया आरोही। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में हमें नंबर को रखना है। तो सबसे छोटा नंबर इनमें कौन सा भैया 324, तो हम लिखेंगे 324। अच्छा 324 के बाद का नंबर बात करेंगे तो क्या आएगा 473, तो क्या लिखेंगे भैया 473 लिखेंगे। और 473 के बाद नंबर आएगा भैया 529 हो जाएगा। 529 के बाद क्या आएगा भैया 648 हो जाएगा। और 648 के बाद नंबर क्या बचे भैया 987 होगा। पूछा क्या गया भैया कितनी संख्याओं की स्थिति क्या होगी अपरिवर्तित। 4 3 7 2 3 4 भैया 9 4 हो गया, 8 7 हो गया, 7 3 हो गया, 3 से 5 हो गए भैया, 2 से 2 हो गए भैया, 4 से 4 हुआ है, 5 से 6 हुआ है, 2 से 4 हो गया, 9 से 8 हो गया, और 6 से 9 हुआ है, 4 से 8 हो गया, 8 से 7। यदि अंक की बात की जाती भैया, अंक की बात की जाती तो अंक में हमारा एक नंबर दिखता, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2। लेकिन आपसे क्या पूछा गया संख्या के बारे में बात की गई भैया, तो सभी संख्याएं क्या हो गई भैया परिवर्तित हो गई। यानी हम कह सकते कोई भी संख्या परिवर्तित नहीं है, अर्थात विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये आ चुका है, इस श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। आपको नंबर और लेटर की एक श्रृंखला दिखाई दे रही और बताना भी इसमें अगला पद क्या होगा। जरा डिफरेंस निकालिए भैया, 6 से भैया 18 हुआ है, कितना बढ़ा भैया 12 की वृद्धि है। 18 से पुनः भैया 30 हुआ है, क्योंकि डी की वैल्यू 4 भी लेते, डी की वैल्यू भैया 30 भी लेते, 12 की वृद्धि। यहाँ भैया 4 से 16 हुआ है, वृद्धि कितने की 12, तो भैया 16 में पुनः 12 आप जोड़ेंगे, 16 12 28, और 28 का मतलब कौन सा लेटर होगा बी, तो शुरुआत बी से होगी। विकल्प में चारों विकल्प में शुरुआत बी से है, तो आगे पुनः चेक करना भैया। अच्छा 9 से 21 हुआ, वृद्धि कितने की 12 है भैया, 21 से हुआ भैया 7, वृद्धि कितने की भैया 12 की वृद्धि है। आगे पुनः देखो भैया 7 से 19 हुआ है, वृद्धि कितने की 12। आगे पुनः क्या करना भैया 19 में 12 जोड़ना भैया, 19 और 12 जोड़ेंगे 31 होगा भैया, और 31 का मतलब कौन सा लेटर 26 5 31, यानी बी के बाद क्या आएगा ए आएगा। अब विकल्प देखिए, बी के बाद ओ था भैया गलत हो गया, बी के बाद ओ था गलत हो गया, बी के बाद ओ था गलत हो गया, तो एक ही विकल्प आपको दिख रहा था, आगे जाने की भी जरूरत नहीं है। सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये आ चुका है, दी गई श्रृंखला में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या, आगे फिर क्या कह रहा भैया जिनके ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में भी क्या हो एक अन्य संख्या हो। किसके बारे में पूछा गया भैया, संख्या के बारे में पूछा गया। कंडीशन क्या है कि पहले भी नंबर होना चाहिए और बाद में कोई अन्य नंबर होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो भैया कि 3 संख्याएं, कितनी संख्याएं भैया
तीन संख्याएं एक क्रम से हमें ढूंढनी है। जरा देखिए क्या तीन संख्याएं एक क्रम से हैं? यहाँ भी नहीं है एक क्रम से, यहाँ दो है, तीन हमें संख्याएं क्रम से चाहिए भैया। तो एक भी संख्या ऐसी नहीं दिख रही है जिसके पहले भी संख्या हो और बाद में भी संख्या, तो आंसर क्या आएगा भाई? 0 हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये था आपका, कह 7 व्यक्ति हैं, 7 व्यक्ति कौन से भैया? जरा देखिए, कह EBD FP QR, कर एक पंक्ति में भैया कैसे बैठे? उत्तर की ओर। 7 लोगों को बैठाना भैया, एक पंक्ति में बैठाना है। 7 स्थान बना लेते हैं, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ भैया और 7 है। कैसे बैठे भैया? उत्तर की ओर, अर्थात सभी का मुख भैया उत्तर की ओर है। तो लेफ्ट और राइट ये आपके अपने अनुसार होगा। आगे पुनः पढ़िए क्या दिया गया। कर R और E के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे। कहाँ पे R है हमें नहीं पता, इसको साइड में लिख लेते भैया। कर R और E के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं, तो 1 हुआ, 2 हुआ और 3। एक ये पोजीशन होगी, दूसरा ये भी आपका सही है, ये भी आपका सही है, 3 व्यक्ति हो गए। आगे पुनः पढ़िए, कह रहा है कि R और E के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। आगे क्या कह रहा है? F E के बाईं ओर ठीक पड़ोस में बैठा है। ये लाइन क्या कह रहा है भैया? कह रहा है F E के ठीक बाईं पड़ोस में बैठा भैया। E यदि यहाँ पर है तो F कहाँ होगा भैया? बाईं पड़ोस में होगा। और यदि E यहाँ पे है भैया तो कह रहा है F E के बाईं पड़ोस, तो F कहाँ पर होगा भैया? यहाँ पर होगा। दोनों ही पोजीशन अभी तक सही है। आगे पुनः पढ़िए, कह रहा है B के दाईं ओर कोई नहीं बैठा है। इसका मतलब क्या हो भैया कि बी कहाँ पर होगा? बी दाएं छोर पर होगा, क्योंकि कहा गया कि बी के दाईं ओर कोई नहीं बैठा है। आगे अब ये लाइन जरा पढ़िए, कर बी और एफ के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। अच्छा बी हो चुका है, एफ और बी के बीच कह रहा 2, तो भाई एफ कहाँ होगा? इस स्थान पे होगा। आगे पुनः पढ़िए, कह रहा बी और एफ के बीच 2 व्यक्ति बैठे, कह रहा पी क्यू के दाईं ओर। अब ये जो 2 लाइन है भैया, इन 2 लाइनों को सेट करना है। आगे जरा देखिए, एफ और ई, आर को तो हम बैठा नहीं सकते, अब ऊपर की लाइन को पुनः बैठाने का प्रयास कीजिए जरा। यहां से देखिए, कह रहा आर और ई के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। आगे कह रहे एफ ई के बाईं ओर ठीक पड़ोस में बैठा है। कह रहे एफ ई के बाईं ओर ठीक पड़ोस में बैठा है। ई का बाएं इधर होगा, एफ पड़ोस में हो गया। आगे पुनः देखिए, कह रहे आर और ई के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे। ई हो चुका है, आर इधर हो नहीं सकता, तो 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, यहां पर कौन है भैया? आर बैठा है। एक लाइन और बचा है, क्या लाइन है जरा यहां से देखिए, कह रहा पी कामा क्यू के दाईं ओर पड़ोस में बैठा है। क्या कहा गया भैया? पी क्यू के दाईं ओर, तो इसका मतलब हुआ भी क्यू यहाँ पर होगा और पी हो जाएगा इस स्थान पर। अब कौन सा लेटर बचा जरा देखिए, ई आपका हो चुका है, डी आपका अभी तक नहीं हुआ, तो भैया डी कहाँ होगा? इस स्थान पे होगा। पूछा क्या गया कि डी और पी के बीच कितने व्यक्ति बैठे भैया? डी यहाँ पर बैठा है, पी यहाँ पर, बीच में कितने भैया? 2 व्यक्ति बैठे, तो सही उत्तर क्या होगा? विकल्प नंबर सी। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है असंगत को पहचानो। यहाँ पर कुछ लेटर आपको दिए जा रहे हैं और पूछा ये जा रहा है असंगत। असंगत का मतलब हुआ कि 3 किसी तर्क के आधार पे एक संगत है, एक समूह बना रहे हैं और कोई एक ऐसा विकल्प है जो समूह से भिन्न है, हमें उसी की पहचान करनी है। जरा लेटर का डिफरेंस निकालिए भैया। 5 से भैया 2 हुआ है, 5 से 2 हुआ, कितना कम है भैया? 3 कम है। 17 से 14 हुआ भैया, कितना कम हुआ? 3 कम है भैया। 7 से 4 हुआ, कितना कम हुआ भैया? 3 कम है। 16 से 20 से 16 भैया, कितना कम है? 4। ऊपर के 3 में भैया 3 कम था और इसमें कम कितना भैया? 4। तो सही उत्तर क्या होगा? डी, क्योंकि हमें क्या ढूंढना था भैया? असंगत, तो यही समूह से हो गया भैया भिन्न। चलते भैया अगले प्रश्न पर। 18 नंबर का प्रश्न ये था, कर इस श्रृंखला का अगला पद क्या होगा? यहाँ पर कुछ श्रृंखला का आपको नंबर सीरीज दी गई है और आपको बताना है कि इस लेटर श्रृंखला का अगला पद यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर दिए गए विकल्पों में से क्या होगा? जरा अंतर निकालिए भैया। 7 से 2 हुआ है। अच्छा 7 से 2 हुआ, कितना कम है भैया? 5 कम है। बी की वैल्यू को 28 से यदि लेते हैं तो 28 से 23 हुआ भैया, 5 कम है। 23 से 18 है, 5 कम है भैया, तो 18 से पुनः 5 कम करेंगे, 13, 13 का मतलब यम होगा, अर्थात शुरुआत यम से होगी। चारों विकल्प में यम है। आगे पुनः चेक करना है। अच्छा ई से जेड हुआ है, कितना कम है भी? 5 कम है। जेड से हुआ आपका 21, 26 से 21,
5 का कम हुआ भैया, और 21 से 16 है, 5 की कमी भैया, 16 से पुनः 5 कम करेंगे, 16 माइनस 5 करेंगे 11, 11 का मतलब के, अर्थात यम के बाद के आना चाहिए, यम के बाद भैया आई है, गलत हो गया, यम के बाद के, यहाँ भी यम के बाद के, यहाँ भी 2 विकल्प तो गलत हो गए, बचे हैं 2, तो तीसरा भी देखो भैया। अच्छा सी की वैल्यू 29 लेते हैं, तो 29 से 24 हुआ, 5 कम है भैया, 24 से 19 हुआ है, 5 कम है भैया, यहाँ 14 हुआ, यहाँ भी 5 कम है भैया, तो 14 माइनस 5 करेंगे 9, 9 का मतलब क्या होगा आई, तो यम के आई हो जाएगा भैया, यम के जे है ये गलत हो गया, यम के आई होगा, अर्थात विकल्प नंबर सी सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये था, कौन सा विकल्प हैज और परसेंटेज के स्थान पर रखने पर समान तर्क का अनुसरण करेगा। यहाँ पर आपको कुछ हैज दिया गया है, हैज दिया गया है और परसेंटेज दिया गया है, इनके स्थान पर दिए गए विकल्पों में से कौन सा रखने पर कि इनके बीच में समान तर्क हो जाए और वही तर्क आपका राइट साइड भी हो जाए। जरा ऑप्शन को देखिए भैया, यदि हम रखते हैं यल, क्योंकि हर लेटर में यल से ही शुरुआत है, तो भैया यल से आपको यन, यानी 12 से 14 बनाना भैया, 2 की वृद्धि होगी, 8 से 10 हुआ भैया, 2 की वृद्धि, और 16 से 18 वृद्धि कितने की 2। अब आगे यहाँ विकल्प देखो भैया, 15 से 17 चाहिए, 17 चाहिए, 2 की वृद्धि यानी क्यू चाहिए, 11 से 13 भैया वृद्धि कितने की चाहिए 2, 19 से 21 वृद्धि क्या है यू, तो की क्यू दिया गया, यम दिया गया यू, तो सही उत्तर क्या होगा भैया, विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये था आपका, यदि संख्या, कुछ संख्याएं दी गई, आगे फिर क्या कह रहा है, यदि संख्या के प्रत्येक विषम अंक में क्या करना भैया 1 जोड़ा जाए, और कह रहा है प्रत्येक सम अंक में से भैया क्या कर रहा है, सम अंक में से 2 घटाना है, और कह रहा है विषम अंक में कितना जोड़ना भैया 1 जोड़ना है। अब जरा नंबर देखिए, 7 क्या भैया विषम है, और कह रहा है विषम में 1 जोड़ना है, 7 में 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा भैया 8 होगा, 3 विषम है 1 जोड़ना है क्या होगा 4 होगा, 8 भैया सम है और सम से भैया 2 घटाना है, 8 से 2 घटाएंगे क्या होगा 6 हो जाएगा, 1 आपका विषम है और विषम में 1 जोड़ना भैया क्या हो जाएगा 2 होगा, 5 भैया विषम है 1 जोड़ेंगे क्या होगा 6 होगा, भैया 6 आपका सम है और 6 से भैया 2 घटाएंगे क्या हो जाएगा 4 होगा, पुनः भैया 4 है, 4 सम है और सम से 2 घटाना है क्या होगा 2 होगा। अब आगे देखिए क्या पूछा गया है, इस प्रकार बनी नई संख्या में कितने अंक 1 से अधिक बार आएंगे, तो देखना भैया कितने अंक 1 से अधिक बार, 4 कितनी बार है भैया 2 बार दिखाई दे रहा है, 2 कितनी बार है भैया 2 बार है, और 6 भी कितनी बार है भैया 2 बार, तो कुल कितने अंक है जो भैया 1 से अधिक बार है 3 अंक, तो सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये था आपका, एक व्यक्ति एक जगह से चलना आरंभ करता है, जगह कौन सी है नहीं पता, किस डायरेक्शन में चलता भी है नहीं पता है, कहने का मतलब प्रारंभिक दिशा हमको नहीं दी जा रही। आगे फिर क्या कह रहा है, एक व्यक्ति एक जगह से चलना शुरू करता है और कह रहा फिर आगे 1 किलोमीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ता है, किधर मुड़ता भैया लेफ्ट में मुड़ता है। फिर कह रहा है आधा किलोमीटर चलने के बाद वह पुनः किधर मुड़ता भैया बाएं मुड़ता, यहाँ भी बाएं था भैया और यहाँ भी बाएं, अर्थात पुनः किधर मुड़ा भैया लेफ्ट मुड़ा। आगे फिर क्या कह रहा है, कह रहा वह पूर्व की ओर जा रहा है, यानी ये वाली डायरेक्शन दी गई भैया, ये वाली डायरेक्शन कौन सी भैया ईस्ट है। अब आपको पता भैया यदि अंतिम दिशा दी गई और प्रारंभिक दिशा पूछी जा रही भैया, तो ये 2 लेफ्ट, जो 2 लेफ्ट है ये किस में बदल जाएगा 2 राइट में, क्योंकि अंतिम से हमें जाना भी प्रारंभिक। और ये भी आपको पता भैया कि चाहे 2 बार आप किसी भी दिशा से लेफ्ट में मुड़िए या 2 बार राइट में मुड़िए, हमेशा डायरेक्शन क्या हो जाती है विपरीत हो जाएगी। तो भैया पूरब का क्या होगा पश्चिम होगा, अर्थात वेस्ट हो जाएगा। विकल्प जरा देखिए डी ही आपको दिख रहा भैया, तो सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 2 बार राइट, पूरब का 2 बार राइट, पूरब ये डायरेक्शन भी है, 1 बार मुड़ेंगे आप दक्षिण की ओर जाएंगे, पुनः 1 बार मुड़ेंगे आप पश्चिम की ओर हो जाएंगे, तो सही उत्तर क्या होगा भी ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगला प्रश्न देखिए, करा सुनील और मनोहर क्या करते हैं भैया कैरम खेल रहे हैं। अगर सुनील उत्तर पूर्व की ओर देखता है, अब उत्तर पूर्व की बात हो रही भैया, तो जरा डायरेक्शन को समझ लेते हैं। ये उत्तर की दिशा है, ये भैया दक्षिण है और ये पूरब है और ये है पश्चिम। जरा उप दिशा भी बना लेते हैं भैया, उप दिशा ये उत्तर पूरब है आपका भैया,
और ये कौन सा दक्षिण और किसके पश्चिम के बीच में, तो दक्षिण पश्चिम के बीच में। अब आगे जरा देखिए डायरेक्शन थोड़ा सा समझते हैं भैया। क्या कर रहा है, सुनील और मनोहर कैरम खेल रहे हैं। अगर सुनील का कर भाई, अगर सुनील उत्तर पूर्व की ओर देख रहा है, उत्तर पूर्व की ओर देखने का मतलब क्या हुआ भैया कि सुनील कहाँ पर है, इस लाइन पर बैठा है और क्या खेलने भैया, कैरम। कैरम खेलने का मतलब कैरम तो बीच में ही खेलेंगे। आगे कह रहा भैया सुनील उत्तर पूर्व की ओर देख रहा है, यानी यहाँ पर कौन बैठा भैया, सुनील बैठा है, तब इधर देखेगा उत्तर पूर्व हो जाएगा। आगे फिर क्या पूछा गया है, तो कह रहा उसका प्रतिद्वंदी मनोहर किस दिशा में, तो भैया मनोहर कहाँ होगा, इस स्थान पे हो जाएगा। मनोहर कहाँ होगा भैया, इस स्थान पे होगा। और यदि उत्तर पूरब ये देख रहा है तो उत्तर पूरब का विपरीत दिशा लेना है। उत्तर पूरब का विपरीत दिशा भी क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम होगा, अर्थात विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया, क्योंकि जब भी कैरम खेलते हैं तो हमेशा एक दूसरे के विपरीत होकर सामने बैठकर खेलते हैं भैया, तो यानी उत्तर पूरब का विपरीत क्या होगा, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न मैथमेटिकल ऑपरेशन का आ चुका है, जरा देखिए क्या था प्रश्न। कह रहा यदि प्लस का अर्थ है भैया गुणा और गुणा का अर्थ है भाग, और कह रहा भाग का अर्थ है माइनस और माइनस का अर्थ है प्लस, तो नंबर क्या भैया 79 है, 79 लिखते हैं। आगे क्या था माइनस, और माइनस का अर्थ है प्लस, तो यहाँ पे लगाएंगे प्लस साइन। कौन सा नंबर है भैया, 87 है, 87 लिखते हैं। 87 के बाद प्लस है और प्लस का अर्थ भैया गुणा है, तो यहाँ पर गुणा करेंगे और कितना है भैया 5 है। आगे भाग दिया गया भैया, और भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ माइनस है, तो माइनस 48 करेंगे। पुनः दिया गया भैया गुणा, और गुणा का अर्थ भैया, गुणा का अर्थ भाग है, तो भाग का चिन्ह लगाएंगे। 3 है, अब पहले क्या करना भैया, आपको भाग करना, फिर गुणा करना, फिर जोड़ना और घटाना है। 3 से 48 में भाग करेंगे भैया 16 3 48 होगा। आगे जरा देखिए 79 आपका ऐसे है। अब गुणा कर लेते भैया, 5 7 35 के 5 होगा, और 5 8 40, 40 और 3 कितना हो जाएगा भैया 43 होगा। माइनस में कितना है 16 है। आगे प्लस की वैल्यू जोड़ते हैं, 9 5 14 के 4 हुआ भैया, 7 3 10, 1 11 हुआ, 4 और 1 कितना हो गया 5। कितना घटाना भैया, 16 माइनस करना है। अच्छा 16 माइनस करेंगे, 14 घटाएंगे भैया 500 होगा, 2 और कम करेंगे क्या हो जाएगा 498 होगा, अर्थात विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये था, कह रहा यदि शब्द, एक शब्द दिया गया, शब्द क्या भैया डायरेक्ट, कह रहा डायरेक्ट के सभी अक्षरों को वर्णानुक्रम, वर्णानुक्रम का अर्थ होता है वर्णमाला क्रम। कौन सी शब्द की बात हो रही है, डायरेक्ट लिख लेते भैया डी है, डी के बाद आई है, आई के बाद भैया आर है, आर के बाद क्या दिया गया, ई दिया गया, ई के बाद सी है, सी के बाद भैया टी है। कितने लेटर है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 और 6 है। 2 हो गए, 2 4 5 6 हो गए। आगे फिर कहा गया इन्हें कैसे सजाना भैया, वर्णानुक्रम, यानी वर्णमाला क्रम की बात हो रही भैया, वर्णमाला क्रम की बात हो रही है। वर्णमाला क्रम क्या कहता है कि जो लेटर वर्णमाला में पहले आए आप उसे पहले रखेंगे। तो सबसे पहले क्या आता भैया, डी है, डी 4 नंबर पे, सी 3 है भैया, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे सी, और सी के बाद क्या होगा भैया डी, और डी के बाद क्या आएगा ई, और ई के बाद क्या आएगा भैया आई आएगा। अब आई के बाद बात करेंगे भैया, तो आई के बाद जरा देखिए क्या बचा है, आई के बाद भैया आपका बचा है आर बचा है, और आपका बचा है टी, तो आर पहले आएगा, उसके बाद क्या आएगा भैया टी आएगा। आगे फिर क्या कह रहा है, कह रहा कितने अक्षरों की स्थिति क्या होगी भैया, अपरिवर्तित। अपरिवर्तित का मतलब जिस स्थान पे जो लेटर पहले था अभी भी उसी स्थान पे, यहाँ डी था और सी हो गया बदल गया, आई था डी था बदल गया, आर था भैया ई हो गया बदल गया, ई था आई हो गया चेंज हो गया, सी था आर हो गया बदल गया, लेकिन टी अभी भी अंत में था और अभी भी अंत में है, तो केवल एक अक्षर है जो अपरिवर्तित है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। कैलेंडर का प्रश्न था, क्या पूछा गया, कह रहा है निम्न में से कौन सा अधिवर्ष नहीं है। भैया अधिवर्ष का मतलब किसे कहते भैया, अधिवर्ष का अर्थ होता भैया लीप वर्ष, और लीप वर्ष किसे कहते भैया, ऐसे वर्ष जिनमें 4 का भाग, 4 से भाग पूरा पूरा क्या हो जाए भैया, हो जाए पूरा पूरा, ऐसे वर्ष को हम क्या कहते भैया, अधिवर्ष कहते हैं, लीप वर्ष कहते हैं। 8800 दिया गया भैया, 8800 जिसके अंत में 2 जीरो होता भैया उसे क्या कहते भैया, शताब्दी वर्ष। और यदि शताब्दी वर्ष में हमें क्या
ढूंढना हो भैया, लीप ढूंढना हो तो कितने से भाग करेंगे, 400 से भाग, 8800 पूरा कट जाएगा, ये आपका लीप हो गया। 4800 कट जाएगा, लीप है, लेकिन 2600 भैया लीप नहीं होगा। ये कैसा वर्ष होगा, साधारण वर्ष होगा, अर्थात यह अधिवर्ष नहीं है, अर्थात विकल्प नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये था, करा एक घड़ी में कितने बज रहे भैया, 3:25 हो रहे हैं। करा घंटे और मिनट की सुई के बीच बनने वाला कोण क्या होगा। जब भी भैया आपसे कोण पूछा जाए, एंगल पूछा जाए, तो हमेशा हम करते क्या, 60h - 11 बाई क्या करेंगे भैया, 2 करेंगे। आगे रखते हैं 60, एच का मतलब घंटा कितना था भैया, 3 था, तो 3 रखेंगे, -11 यम कितना दिया गया भैया, यम की वैल्यू 25 है, बटे क्या करेंगे भैया, 2 करेंगे। अब गुणा करेंगे, क्षेत्र 18 180 होगा, 180 के बाद बात करेंगे भैया 11 × 5 = 55 होगा, और 11 दूनी 22, 22 5 क्या हो जाएगा, 27 होगा, बटे कितना करना भैया, 2 करना है। आगे जरा देखिए, आप माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 95, बटे कितना, 2 होगा, और 2 से भाग करेंगे तो 47.5 होगा। जरा विकल्प देखिए, विकल्प नंबर डी ही आपको 47.5 दिख रहा है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। 27 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा था, कह रहा है 4 संख्या युग्म दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरह से संगत है, संगत का मतलब ये एक तरीके से समान है, और कह रहा है एक असंगत है अर्थात विषम है। और हमसे पूछा क्या जा रहा है भैया, कह रहा असंगत का चयन कीजिए। अब जरा देखिए भैया 19 यहाँ पे है, यदि 19 को आप स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, 361 होगा। यहाँ 23 दिया गया भैया, 23 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 529 होगा, जबकि यहाँ पर 539 है। आगे भी 28 है, 28 का वर्ग कितना है, 784, और 17 का वर्ग 289 है। तो विकल्प बी ही, 23 का वर्ग नहीं दिया गया क्योंकि यहाँ पर 539 है, जबकि 23 का वर्ग क्या होता है, 529। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये था, देखिए कराए कथन दिया गया और निष्कर्ष का प्रश्न है। आप लोग बताइए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। यहाँ पर 2 कथन आपको दिखाई दे रहे, कथन के अलावा निष्कर्ष कितने दिए गए, 4 निष्कर्ष दिए गए, और हमें बताना है कि कौन सा निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। जरा पहला निष्कर्ष देखिए, किनके बीच में, कप और पेन के बीच में। कप कहाँ और पेन कहाँ भैया, कप पहले में दिया गया है, कथन है भैया, और दूसरे में क्या दिया है, पेन। अच्छा, पहले और दूसरे को जोड़ना होगा, ये पॉजिटिव है भैया, और ये भी कैसा पॉजिटिव, अर्थात 2 पॉजिटिव कथन को जोड़ना है। शर्त क्या है, इन दोनों में कोई शब्द कॉमन होना चाहिए। भाई कॉमन क्या, बोतल, और बोतल की वैल्यू 50 है। यहाँ दूसरे में भी बोतल दिया गया, इसकी वैल्यू कितनी, 100, क्योंकि आगे जुड़ा क्या भी सभी, अर्थात पहला और दूसरा कथन हम आसानी से जोड़ सकते हैं। जोड़ेंगे भी तो ये कट गए। अब बचा क्या, सभी कप क्या है, पेन है, और पहला निष्कर्ष क्या था कि सभी कप पेन है, अर्थात पहला वाला बिल्कुल सही है। दूसरा जरा देखिए, कहा सभी बोतल कप है भैया, ये तो आपका गलत हो गया। तीसरा कह रहा है कि सभी पेन कप है। अच्छा, पेन की वैल्यू 50 है, यहाँ पेन की वैल्यू भैया 100 कह रहा, तो ये भी आपका गलत हो गया। अब चौथा देखिए, पेन और बोतल के बीच में चाहिए। पेन कहाँ भैया, पेन और बोतल आपको दूसरे में मिल जाएंगे, यानी केवल दूसरा ही ध्यान दीजिए। पेन की वैल्यू 50 है, बोतल की वैल्यू 100 है। यहाँ पेन की वैल्यू 50 है, बोतल की वैल्यू भैया 50 है, और बोतल 100 की वैल्यू को 50 पढ़ सकते हैं, अर्थात चौथा भी सही। तो सही उत्तर क्या होगा, 1 और 4 सही है। जरा विकल्प देखिए, पहला ही उत्तर आपको दिख रहा है कि 1 और 4 सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न 29 नंबर का प्रश्न क्या था, जरा ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि OPQRST एक गोलाकार मेज के प्रता, कह रहा मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए कितने लोग हैं, जरा काउंटिंग करिए। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और 6 लोग हैं। कैसे बैठे हुए, एक वृत्त पर बैठे, और सभी का मुख किधर है, केंद्र की ओर है। इसका अर्थ हुआ कि दायां और बायां, लेफ्ट और राइट, ये आपके अपने अनुसार होगा। आगे पुनः पढ़िए यहाँ से, कह रहा टी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर पी बैठा है। अच्छा, टी के बाईं ओर से भी कर दूसरे स्थान पर पी बैठा है, तो पी की पोजीशन ये हो गई। आगे पुनः पढ़िए, कह रहा पी और आर का निकटतम पड़ोसी क्यों है। क्या कहा कि पी और आर का निकटतम पड़ोसी क्यों है, इसका मतलब क्यों यहाँ पर होगा, और पी यदि यहाँ पे है तो आर की पोजीशन ये हो गई।
आगे पुनः पढ़िए, कह रहा है क्यों, आगे फिर कह रहा है कि आर का निकटतम पड़ोसी कौन नहीं है, यस नहीं है। कह रहा भाई आर का निकटतम पड़ोसी यस नहीं है, अर्थात यस यहाँ पे नहीं होगा तो यस यहाँ पर होगा। अब कौन सा लेटर बचा भैया, ओ बचा है, तो ओ कहाँ पर होगा, इस स्थान पे होगा। क्या पूछा गया है, कह रहा आर के ठीक बाईं ओर कौन बैठा भैया, आर यदि यहाँ पर बैठा भैया तो आर के बाएं कौन बैठा है, ओ बैठा है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये आ चुका है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। देखिए क्या था प्रश्न, कहा गया है कि नेहा विपुल की माँ है। कौन भैया, कह रहे कि नेहा किसकी माँ है, विपुल की माँ। अच्छा विपुल की माँ को दर्शाना है तो विपुल की माँ कहाँ पे होंगी भैया, ऊपर होंगी, और कौन है, ये नेहा है। आगे फिर देखिए कह रहा है नेहा विपुल की माँ है, कर रजत नेहा का भाई है। अब नेहा का भाई कौन है भैया, रजत है, तो इसी पीढ़ी में होगा, और भाई है तो क्या होगा, पुरुष होगा। आगे फिर कह रहा है प्रभाकर रजत का पिता है। प्रभाकर कौन है भैया, रजत का पिता है, तो ऊपर हो गया प्रभाकर, और पिता है तो क्या होगा, पुरुष होगा। आगे फिर क्या कह रहा है, कह रहा प्रभाकर का विपुल से, अर्थात भाई विपुल क्या कहेगा प्रभाकर को, यही आपसे पूछा गया। अब जरा देखिए ये कौन है भैया, विपुल की माँ है, विपुल की माँ है, और माँ का कौन है भैया, माँ का कौन है, पिता है, क्योंकि ये बहन है और ये भाई है। यदि इसका पिता है तो इसका भी पिता, अर्थात माँ का पिता, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। तो ये थी भैया आज की क्लास के आपके रीजनिंग के पेपर की सॉल्विंग हो गई। आगे की क्लास सर लेंगे। प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न तरफ आप लोगों को लेके चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न है हमारा 14 मीटर त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्ताकार क्षेत्र पर तार की वाड़ लगाने की आवश्यकता है, आवश्यक तार की लंबाई ज्ञात करें। यहां पर देखिए एक अर्धवृत्ताकार आकृति है, उसी पे आपको तार लगाना है। जो तार लगता है हमेशा तार लगता है परिमाप पर, परिमाप यानी बाउंड्री पर। तो यहां पर आपको आना चाहिए कि अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है। अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। अर्धवृत्त का परिमाप बराबर होता है, परिमाप बराबर होता है 36r/7। अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, 36r/7। तो यहां पर देखिए आपको त्रिज्या दी गई है कितना, 14, त्रिज्या दी गई 14, तो यहां से आ जाएगा 36 × 14/7, 7 × 7, 7 दूनी 14, 36 × 72 मीटर। कितना आ जाएगा, 72 मीटर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आइए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न ये है, एक धनराशि 4 व्यक्ति ए बी सी और डी के बीच 4, 7, 9, 3 के अनुपात में वितरित की जाती है। यदि सी को बी से 800 रुपए अधिक मिलते हैं, सी को बी से, देखिए ये है आपका सी और ये आपका है बी। यहां पर देखिए रेशियो में सी और बी का रेशियो क्या है बच्चों, सी और बी का रेशियो, सी और बी का रेशियो क्या है, 7:9। सॉरी यहां पर सी और बी नहीं, बी और सी का रेशियो, बी और सी का रेशियो क्या है, 7:9। बोला गया है सी को बी से 800 रुपए अधिक मिलते हैं, रेशियो में कितना अधिक मिलता है, 2, और 2 का मान दिया है 800, तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 400। और आपसे पूछा गया बताइए कि डी को कितनी धनराशि मिली, डी को रेशियो में कितना मिली, 3, और 3 का मान क्या हो जाएगा, 1200 रुपए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। आइए अगले प्रश्न तरफ चलते बच्चों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न आपका है 70 मानों का औसत क्या है, 40 है। 70 संख्याओं का औसत 40, यदि प्रत्येक संख्या में 20 से गुणा कर दिया जाए, औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर हम संख्या में गुणा करते हैं तो औसत में गुणा करना पड़ेगा, अगर संख्या में जोड़ेंगे तो औसत में जोड़ना पड़ेगा। तो यहां पर आपका नया औसत क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, नया औसत बराबर क्या हो जाएगा, नया औसत, नया औसत बराबर, नया औसत बराबर क्या होता है, पुराना औसत और इनटू गुणा की जाने वाली संख्या। पुराना औसत कितना देखो बच्चों, 40 है, और किससे गुणा करना है, 20 से। आंसर क्या आ जाएगा, 800। आंसर क्या आ जाएगा, 800। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। आइए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 25 और 64 का मध्यानुपाती क्या होगा। मध्यानुपाती का मतलब क्या होता है बच्चों, मध्यानुपाती का मतलब होता है
मध्यानुपाती b बराबर अंडर रूट AC। देखो a बराबर है कितना हमारा 0.25 और b बराबर कितना है 0.64। 25 का वर्गमूल 5 होता है और 64 का वर्गमूल 8 होता है। अंदर में देखो 4 अंक पे दशमलव है, बाहर 2 अंक पे लग जाएगा। 8 पंचे 40 होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0.40। यानी ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 35 बोला गया है पी और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात 7 और 5 है। तो हम यहाँ पर मान लेंगे, माना पी की आयु जो है, माना पी की आयु क्या है? पी की आयु बराबर यहाँ पर 7x और क्यू की आयु बराबर हो जाएगा 5x। क्या हो जाएगा? 5x। बोला गया अब से 5 वर्ष पहले पी की आयु, प्रेजेंट है 7x, 5 वर्ष पहले पी की आयु, अब से 5 वर्ष पहले पी की आयु, और यहाँ पर क्यू की आयु है 5x और 5 वर्ष बाद क्यू की आयु। पहले का मतलब आपको पहले जाना है तो घटाना पड़ेगा और बाद जाना है जोड़ना पड़ेगा। और इनके आयु के बीच का अनुपात क्या हो जाता है? इनके आयु के बीच का अनुपात क्या हो जाता है? 1:1, यानी 1 क्या हो जाता है? 1। तो यहाँ पर 7x माइनस 5 बराबर ये हो जाएगा 5x और प्लस 5। तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 7x माइनस 5x बराबर हो जाएगा यहाँ पर 5 प्लस 5, 2x बराबर 10 के, x बराबर आ जाएगा 5 के। तो प्रेजेंट में p की आयु 7 पचे 35 और q की आयु 5 पचे 25। अब बोला गया है अब से 5 वर्ष बाद p की आयु, तो 35 और प्लस 5 और 5 वर्ष पहले q की आयु 25 माइनस 5, यानी 40/20, 20 दूना 40, 2:1। आंसर इसका क्या हो जाएगा बच्चों? बी। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? देखो ये घातांक करने का सवाल है। 25x³ बराबर 1600। 25x³ बराबर कितना दिया है? 1600। 25x³ बराबर 1600, तो x³ बराबर 16 गुणे 100 और बटे 25। 25 से कम 25, 25 चौका 100, 16 चौका 64, x बराबर आ जाएगा क्यूब रूट 64। और यहाँ पर देखो बच्चों 64 का घनमूल होता है 4। आपसे पूछा गया है x का संभावित मान क्या होगा? 4। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है? बोला गया है 10,000 के मूल्य वाली एक घड़ी 40% और k% की क्रमिक छूट पर उपलब्ध है। यदि घड़ी का विक्रय मूल्य 2400 रुपये है तो k का मान ज्ञात करें। देखो ये डिस्काउंट का सवाल है, मतलब अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप अंकित मूल्य पर छूट देंगे, अगर आप अंकित मूल्य पर छूट देंगे तो निकल के आता है एसपी, सेलिंग प्राइस, यानी मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देते हैं तो आ जाता है सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस कितना है? देखो बच्चों ये है हमारा 10,000 रुपये और पहली छूट कितना है? 40%, 100 माइनस 40 और बटे क्या हो जाएगा? 100। और दूसरी छूट क्या है? k%, 100 माइनस k बटे 100 बराबर किसके है? 2400। किसके है? 2400। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये बचा हमारा 60 गुणे 100 माइनस k बराबर 2400। 0 से 0 कट गया, 6 कम 6, 6 चौक 24, तो k बराबर हो जाएगा 100 माइनस 40 बराबर 60। यानी दूसरी छूट हमारा क्या है? 60%। ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न बच्चों देखिए लिखा गया है एक टंकी को 4 मिनट में पूरी तरीके से भरा जा सकता है। आगे बोला गया है पूरी तरह से भरने के लिए 2 पाइप ए और बी एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं। बोला गया है ए टंकी को पूरा भरने में 20 से 6 मिनट कम समय लेता है, अकेले बी टंकी को पूरा भरने में कितना समय लेगा? बहुत अच्छा सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और ऐसे सवाल अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं।
बोला आपसे ये गया है बच्चों कि ध्यान से पढ़िएगा, एक टंकी को पूरा भरने में 20 से 6 मिनट कम समय लेता है। अगर बी लेता है यक्स समय तो ए लेगा यक्स माइनस 6 समय। अब यहां से हमें यह ज्ञात करना है, एक टंकी को 4 मिनट में पूरी तरह से भर दिया जाता है, समय पूरा लगता है भरने में 4 मिनट, और यहां से कुल काम होगा यक्स माइनस 6 और यहां से हो जाएगा इंटू यक्स। अगर इसे विकल्प से देखा जाए, अगर हम विकल्प ए को देखें यहां पर, अगर विकल्प ए है 12 मिनट, अगर हम मान लें बी इसे भरता है 12 मिनट में तो ए कितने समय भरेगा? 6 मिनट में। अब यहां से देखा जाए कुल काम हो जाएगा 12, 1 मिनट में कितना काम होगा? 2 काम, और 1 मिनट में कितना काम होगा? 1 काम। समय बराबर होता है कुल काम 12 है और दोनों का 1 मिनट का काम, और 2 + 1 हो जाएगा 12/3, यानी क्या हो जाएगा? 4 मिनट। अगर देखें ऑप्शन से सेटिस्फाइड करें तो ए पूरा 4 मिनट समय लग रहा है दोनों को, और आपसे पूछा गया है बी भरेगा 12 मिनट। आंसर क्या सही है? 12। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। देखो ये ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। सवाल में बोला है कॉसेक 2a बराबर सेक a माइनस 15 है, तब a का माप डिग्री में ज्ञात करें। देखिए कन्वर्जन का सवाल है। कन्वर्जन मतलब ये है हमें इसको बनाना है कॉसेक को सेक। अगर हमें कॉसेक को सेक बनाना है, कन्वर्जन करना है, तो 90 माइनस थीटा में कन्वर्जन होता है। किस में कन्वर्जन होता है? 90 माइनस थीटा में। तो सेक 90 माइनस 2a बराबर सेक a माइनस 15। देखो सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेक 2 थीटा। तो यहां पर हो जाएगा सेक से सेक हट जाएगा, यहां से बचेगा 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 15 के। तो 2a प्लस a बराबर यहां से हो जाएगा 90 और प्लस 15, तो यहां से 3a बराबर 105 के, a बराबर 105/3, यानी आ जाएगा 35 डिग्री। कितना हो जाएगा? 35 डिग्री। ए का मान आ गया। अगला सवाल देखिए बच्चों, सवाल नंबर 40। बहुत अच्छा सवाल है, ये अलजबरा का सवाल है। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 25z स्क्वायर। अगर इसको हमें हल करना होगा, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर, यानी 2z का होल स्क्वायर का मतलब हो गया 4z स्क्वायर, माइनस यहां से लिखा है b स्क्वायर, यानी 5 × 5 = 25 y स्क्वायर, और माइनस 2ab 2 × 5 = 10 और 10 दूना 20 20z y, और फिर यहां से हो जाएगा प्लस 5 × 5 = 25 z स्क्वायर, और फिर यहां से हो जाएगा प्लस 4 y स्क्वायर, और प्लस 5 × 5 = 25, 5 दूनी 10, 10 दूना 20 और 20z, और यहां से हो जाएगा माइनस 25z स्क्वायर। देखो यहां से बच्चों प्लस 25z स्क्वायर माइनस 25z स्क्वायर, माइनस 20zy प्लस 20zy कट गया। देखो 25y स्क्वायर और यहां पर 4y स्क्वायर, यानी 25 × 4 = 29y स्क्वायर और प्लस 4z स्क्वायर। बच्चों क्या बचा है? 29y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर। ऑप्शन देखिए यहां पर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, सवाल नंबर 41। सवाल बहुत अच्छा सवाल है, ये डिस्काउंट का भी सवाल है और कई बार ये परीक्षा में आ चुका है। डबल डिस्काउंट वाला सवाल है बच्चों। सवाल ये कह रहा है एक पुस्तक का अंकित मूल्य 900 रुपए है और एक व्यक्ति 2 क्रमिक छूट वाली 12% और उसके बाद प्राप्त होने 693 रुपए में खरीदा। दूसरी छूट दर प्रतिशत क्या है? आपको बताएं यदि एमपी पर डिस्काउंट देंगे तो आ जाता है सेलिंग प्राइस, मतलब मार्क प्राइस पे अगर हम छूट देते हैं तो आता क्या बच्चों? सेलिंग प्राइस। यहां पर देखो मार्क प्राइस कितना है? 900 रुपए, और पहली छूट कितना है? इस पर है 12%, यानी 100 में से 12 कम कर देंगे आएगा 88 और पूरे के बटे 100। दूसरी छूट नहीं मालूम है, यक्स मान लेंगे और बटे 100 बराबर 693। 2 0 से 2 0 कट गया। अब यहां से काटेंगे 11 × 8 = 88,
ये हो जाएगा 11 छक्का 66 और 11 तिहाई 33, फिर 9 एक कम 9, 9 सते 63, 4 दूना 8 और 4 पचिसा में 100। ये हो जाएगा आपका 2 ब्रैकेट में 100 माइनस यक्स बराबर 25 सत्ते 175, 100 माइनस यक्स बराबर 175 बटे 2, 2 अठे 16 और 2 सते 14, 84.5। यहाँ से आ जाएगा आपका यक्स बराबर हो जाएगा 100 माइनस 84.5। तो इसको जब घटाएंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 13.5। कितना आ जाएगा 84, यहाँ पर घटा दे रहे हैं 100 माइनस 0 और यहाँ पर 84.50, ये 0 हो गया और ये 5 हो गया और यहाँ 9 में से 4 गए 5 हो गया और यहाँ पर आपका 9 में से ये आएगा 15.5। तो यहाँ पर आंसर क्या है बच्चों 15.5 आ रहा है, लगभग ये 14 आएगा, इसमें 14.5%। थोड़ा सा यहाँ पर ऑप्शन मिसप्रिंट है, ये आएगा 14.5%। आइए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। सवाल ये बोल रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे संख्याएं 57, 95 और 211 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त होता है। अब यहां पर आपसे बोला गया है वह संख्या बताइए, मतलब ये आपका एलसीएम एचसीएफ का सवाल है। तो यहां पर आपसे बोला गया है ऐसी कोई संख्या बताइए कि जिससे 57 और 95 और 211 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचे। तो सबसे पहले हम संख्याओं का लेते हैं अंतर। सबसे पहले इनका अंतर लीजिए। अगर हम 95 और 57 का अंतर लेंगे तो यहाँ 15 और 15 में से 7 गए, हो जाए कितना 8। और यहाँ पर अगर हम बचा है आपका 8 और यहाँ पर बचेगा 8 में से 5 गए 3, यानी आ गया 38। और दूसरे तीसरे का अंतर लेंगे। अब यहाँ से अगर दूसरे तीसरे का अंतर लें 211 और माइनस 95, यहाँ पर हो जाए 11 में से 5 गए 6 और 20 में से 9 गए, यहाँ पर 11 बचेगा, यानी कितना आ गया 116। जो अंतर आएगा इसी अंतर का मासा ही हो जाएगा हमारी संख्या। तो हम लोग देखेंगे अंतर का मासा कितना आएगा। यहां पर इसका मासा हो जाएगा 2, क्योंकि यहां पर देखो 38 है, 19 दूना 38 और यहां पर 116 है। आप यहां पर कर सकते हैं 58 गुणे 2, तो मासा कितना हो जाएगा 2। अगर हम जो है 57, 95 और 211 में 2 से भाग देंगे, हर एक कंडीशन में समान शेषफल आएगा बच्चों। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगर एक बंद घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 16, 12 और 8 सेंटीमीटर है। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई और प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, मतलब LB, BH और HL। तो यहां से देखो लंबाई दिया है आपको कितना 16 दिया है, चौड़ाई कितना दिया है 12 दिया है और ऊंचाई कितना दिया है 8 दिया है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, 2 लंबाई का मान है आपका यहाँ पर कितना 16 और चौड़ाई का मान कितना है 12 और यहाँ पर आपसे हो जाएगा प्लस यहाँ पर 12 और गुणे क्या हो जाएगा 8 और यहाँ पर ऊंचाई इंटू लंबाई यानी 8 गुणे कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ से बोल सकते हैं 12 छंग 72 की तो हासिल हो जाएगा 7, 12 एकम 12 और 12 7 19 और 12 अट्ठे 96 और 16 अट्ठे 128। अब अगर आप इन सभी को जोड़ेंगे 8 6 14, 14 और 2 16 हो जाएगा। 8 8 6 14 और 14 2 16 की 6 हासिल हो जाएगा 1, 2 और 9 2 11, 11 और 9 20, 20 1 21 हासिल हो जाएगा 2। अब यहां से देखो 1 ये और 1 ये 2 हासिल और 2 4, 416 और 2 पहले से 416 का डबल होता है 832। कितना हो जाएगा 832 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आइए बच्चों अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखो द्विघात समीकरण का सवाल है। सवाल ये बोल रहा है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 बराबर 0 लिखा गया है। तो इसमें इसका आपको बताना है कौन सा फैक्टर, कौन सा गुणनखंड सही है। ये सवाल रेलवे का सवाल है, ध्यान दीजिएगा आप लोग कैसे ये आपको हल करना है, इस चीज को सिखाएंगे। सवाल में बोला गया है
2x स्क्वायर और प्लस 7x और प्लस 6। द्विघात समीकरण की कंडीशन होती है प्रथम एवं अंतिम का गुणनफल बीच वाली संख्या के योग एवं अंतर के बराबर होना चाहिए। अगर हम प्रथम और आखिरी का गुणा करेंगे 2 छंग 12 हो जाएगा। और उसके बाद अगर हम पूछे 12 को ऐसे बताओ कि गुणा करने पर 12 आ जाए और जोड़ने पर 7 आ जाए, गुणा करने पर 12 जोड़ने पर 7, ऐसी दो संख्या क्या होगी? संख्या होगी 4 गुणे 3, 4 और 3 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा और 4 3 क्या होता है? 12 होता है। तो यहां पर 2x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 3x और प्लस 6, यहां से देखेंगे हम लोग 2x कॉमन है तो ब्रैकेट बचेगा x प्लस 2 और यहां पर 3 कॉमन है बचेगा x प्लस 2, पूरे में x प्लस 2 कॉमन है, अंदर क्या बचेगा आपका? 2x प्लस 3। तो हम लोग देखते हैं कौन सा फैक्टर इस विकल्प में है ऐसा। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर सी, 2x और नहीं, ऑप्शन सी नहीं बच्चों, ऑप्शन नंबर डी, 2x प्लस 3 और x प्लस 2, इसमें माइनस लिखा है और डी में देखो प्लस है, x प्लस 2 और 2x प्लस 3। आइए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न आपका ये है, 7 आदमी किसी मिक्स प्रपोर्शन का सवाल है ये। 7 आदमी एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं और वे काम शुरू करते हैं और 5 दिन के बाद 3 आदमी चले जाते हैं। शेष पुरुषों द्वारा शेष कार्य को करने में कितना समय लगेगा? अच्छा सवाल है ये, कन्वर्जन का सवाल है। और यहां पर आपको बता दें इसमें फार्मूला आप क्या लगा सकते हो, आदमी गुणे दिन बराबर टोटल काम कहलाता है। आदमी का गुणा अगर दिन से करेंगे m इंटू डी बराबर होता है m1 d1 और प्लस m2 d2 और प्लस डॉट डॉट डॉट। आदमी का दिन से गुणा करेंगे आ जाएगा टोटल काम। पहले हम पता कर लेंगे वो काम कितना था, यानी 7 आदमी थे, यम का मतलब आदमी और समय था 12 दिन, यानी 7 गुणे 12 टोटल काम था। फिर बोला गया है वह काम को शुरू करते हैं। चलो ठीक है, काम को शुरू करते हैं। आदमी 7 के 7 थे और बोला गया 5 दिन बाद, 7 आदमी 5 दिन तक काम किए, 3 आदमी चले जाते हैं। अगर इसमें से 3 आदमी चले जाते हैं तो 7 में से अगर 3 जाएंगे बचेंगे 4 आदमी। जब आदमी जाएंगे तो भाई समय ज्यादा लगेगा। वही पूछ रहा कितना समय में काम समाप्त हो जाएगा? 12 सते 84 और यहां पक्षांतर करेंगे 7 पचे 35 बराबर 4 गुणे d2 के, ये हो जाएगा आपका 14 में से 5 गए 9 और यहां पर बचा आपका 7 और 7 में से 3 गए 4 और बटे 4 बराबर d2 के। 12 चौक 48, 1 49 बटे 4 दिन, 12 सही 1 बटे 4 दिन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आइए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ये एलसीएम का सवाल है। 27 और n का लघुत्तम समापवर्तक 54 है और महत्तम समापवर्तक 9 है। तो यहां पर आपसे पूछा गया n का मान क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, n का मान आपसे पूछ रहा है, n का मान कितना आएगा? तो यहां पर n का मान यहां से निकालना है, सबको पता होगा। यहां पर लासा गुणे मासा, लासा गुणे मासा बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो हम लोग अगर यहां पर देखेंगे 27 गुणे n बराबर 54 गुणे 9, यहां पर 27 से कम 27, 27 दूना 54, n बराबर हो जाएगा 9 गुणे 2 यानी आ जाएगा 18। कितना आ जाएगा? 18। तो 18 ऑप्शन नंबर डी में है। आइए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न देखो, यह भी द्विघात समीकरण का सवाल है। ये आपसे पूछ रहा है, रेलवे में ऐसे सवाल बहुत ज्यादा पूछ जाते हैं। एक इक्वेशन दे देगा, आपसे पूछेगा ये बताओ प्रश्न क्या है? द्विघात समीकरण है, द्विघात बहुपद है, घन समीकरण है, घन बहुपद है। अगर इसका फैक्टर बन जाएगा तो बच्चों ये द्विघात समीकरण एकदम तय है, एक द्विघात समीकरण है। तो हम लोग देखते हैं क्या इसका फैक्टर बनेगा। ये हो गया आपका, ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो गया क्या? देखो बच्चों, ये हो गया x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 3। अगर इसका गुणा करेंगे हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब दो संख्या बताओ जिसका गुणा कर दे 3x स्क्वायर आ जाए और घटाने पे आ जाए माइनस 2x। तो हमें पता है x स्क्वायर यहाँ पर माइनस 3x और प्लस 1x और प्लस 3। यहाँ पर ध्यान दो, अगर हम देखें यहाँ से आपका x कॉमन है, यहाँ से देखेंगे x कॉमन है, तो यहाँ पर आपसे अगर x कॉमन ले लिया जाए तो क्या बचेगा? x माइनस 3 और यहाँ पर अगर हम प्लस 1 कॉमन ले लें तो यहाँ पर क्या बचेगा? x प्लस 3।
तो यहां पूरे में देखिए अब कॉमन नहीं दिख रहा, चूंकि यहां पर देखो आप लोग बच्चों, यहां पर ध्यान दो, यहां पर पूरे में कॉमन नहीं दिख रहा। फिर से इसको हम फैक्टर करेंगे। अगर देखा जाए यहां पर हमसे, यहां पर ये आपसे बोला गया है एक्स स्क्वायर और यहां पर 3x, तो हम फिर से इसको देखेंगे एक्स स्क्वायर और ये -2x + 3, इसका देखो बच्चों फैक्टर नहीं बन पा रहा। क्यों फैक्टर नहीं बन पा रहा है? कि दोनों ब्रैकेट में समान संख्याएं नहीं आ रही हैं। कैसे? देखो, इसका जब फैक्टर बना रहे हैं तो यहां से जब x कॉमन लेंगे तो एक ब्रैकेट बचेगा x -3, और यहां पर जब +1 कॉमन लेंगे तो एक ब्रैकेट बचेगा x + 3, और दोनों ब्रैकेट में समान संख्या होनी चाहिए। अगर ये आपका दोनों ब्रैकेट में संख्या समान नहीं है तो ये क्या होगा? द्विघात बहुपद होगा। समीकरण तभी होगा जब दोनों ब्रैकेट में संख्याएं समान होगी, यानी इस संख्या और ये संख्या दोनों समान होनी चाहिए। आइए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न हमारा है, ये 9375 की राशि को अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज आधार पर गणना की गई 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश किया जाता है। एक वर्ष बाद प्राप्त राशि ज्ञात करें। मतलब ये सवाल में पूछा अमाउंट बताओ। सवाल को पढ़ो आप लोग, बोल रहा है एक वर्ष बाद राशि प्राप्त करनी आपको, मतलब मूलधन आपको दिया गया है, आपको यहां पर क्या प्राप्त करना है? अमाउंट, और ब्याज की दर अर्धवार्षिक आधार पे गणना करनी। सीधा कंडीशन दे दिया है आपको, वार्षिक आधार पे सब कुछ दिया है, लेकिन जो गणना करनी है अर्धवार्षिक आधार पर। तो R बराबर है 8% वार्षिक, तो छमाही हो जाएगा 4%। क्या हो जाएगा बच्चों? 4%। और यहां पर देखिए आपसे बोला गया है, आपसे आगे बोला गया है कि टाइम है 1 वर्ष। 1 वर्ष में कितना छमाही होता है? चूंकि 6 माह पे 1 छमाही, तो अर्धवार्षिक गणना करनी है 1 वर्ष में 2 छमाही। फिर उसके बाद आपको प्रिंसिपल दिया है कितना बच्चों? प्रिंसिपल दिया है 9375। कितना दिया? 9375। अब देखो 4% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/25। जो नीचे वाला होता है प्रिंसिपल होता है, इसे ऊपर वाले CI कहते हैं। मूलधन में अगर ब्याज को जोड़ देंगे आ जाएगा हमारा क्या? अमाउंट आ जाएगा। अमाउंट हो जाएगा हमारा 26 रुपए। प्रिंसिपल रेशियो अमाउंट, पहले वर्ष का मूलधन 25, 1 रुपये ब्याज मिला 26 हो गया। दूसरे वर्ष का मूलधन 25, 1 रुपये ब्याज मिला हो गया 26। 25 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 625 रुपये, और 26 का स्क्वायर होता है 676। अब हमें दिया है मूलधन, रेशियो में मूलधन बच्चों है 625, तो 625 का मान दिया है 9375। एक का मान आ जाएगा 9375 बटे कितना हो जाएगा? 625 के 25 से काट देंगे, 25 पंचे 625, 25 तिया 75, 75 18 93, 75 18 कितना होता? 93। 187 बन गया, 25 सत्ते 175, 175 कितना 87? 12 बन गया 125, 25 पंचे 125, 25 एकम 25, 25 एकम 25 12 37, और 25 पंचे 125 आ गया, एक का मान 15। तो हमसे बच्चों पूछा है 26 का मान, तो 26 का मान क्या हो जाएगा? 26 गुणे 15, 15 छक्का 90, यहाँ पर 15 छक्का कितना हो जाएगा? सॉरी 676 पूछा है आपसे, सॉरी यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर मान पूछा जो 676 का, 26 का नहीं पूछा, अमाउंट पूछा है 676 का मान। यहाँ पे आपसे पूछा 676 का मान, तो 676 गुणे 15 कर देंगे, 15 छक्का 90, हासिल हो जाएगा 9, 15 सत्ते 105, और 9 कितना होता है? 114, 114 की 4, हासिल हो जाएगा 11, और 15 छक्का 90, 11 और जोड़ देंगे आ जाएगा 101, यानी 10,140 रुपए हमारा आ जाएगा अमाउंट। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आइए बच्चों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है? बहुत अच्छा सवाल है। ये हमारा सवाल है एज प्रॉब्लम की। देखो हर एक चैप्टर से हमने सवाल का कलेक्शन किया है, एक साथ आपका सारा चैप्टर रिवाइज हो जाए इसी बहाने। मोहन की आय रोहन की आय का 150% है, सोहन की आय रोहन की आय का 250% है। ये तीनों की व्यक्तियों की आयु का योग 60 वर्ष है, तो रोहन की आयु ज्ञात करें। तो यहां पर आपसे क्या बोला गया बच्चों? ध्यान से समझिएगा सवाल में कह क्या रहा है और इससे बोल क्या रहा है सवाल। देखो 3 लोग हैं, पहले सबका नामकरण कर दिया जाए। मोहन है पहले, और मोहन के बाद रोहन है नंबर 2 पर, और नंबर 3 पर कौन है? सोहन है। कौन है? सोहन है। अब देखिए तुलना किससे हो रही है? तुलना किस व्यक्ति से हो रही है? सवाल बोला है मोहन की आय रोहन की आय से 150% है। अगर हम रोहन की आयु मान ले 100 वर्ष है,
तो मोहन की आयु जो है रोहन की आयु का 150% है। 100 का अगर निकालें 150%, तो 100 गुणे 150 बटे 100 हो जाएगा बच्चों। 100 से 100 कट गया, आ गया हमारा 150। आगे लिखा गया है सोहन की आयु रोहन की आयु का 250% है। रोहन से सोहन की तुलना हो रही है। अब इनकी आयु अगर 100 है, 100 का निकालेंगे 250%, ये 100 से 100 कट गया, यानी कितना आ गया 250। अब देखो मोहन अनुपाते रोहन अनुपाते सोहन 150 अनुपाते 100 अनुपाते 250, सभी 50 से बच्चों कट रहे, 50 से काट दो, तिहाई 150, दूना 100, पंचे 250। अगर हम यहाँ पर अनुपात में तीनों का आयु का योग करें, 3 2 5 5 5 10 वर्ष, यहाँ पर 10 वर्ष का मान दिया हमें कितना बच्चों, 10 वर्ष का मान दिया है 60 वर्ष। एक का मान हो जाएगा 60 बटे 10, यानी हो जाएगा 6 वर्ष। और हमसे पूछा है किसकी आयु, तो रोहन की आयु बताओ, मतलब 2 का मान पूछा है, 2 का मान हो जाएगा 12 वर्ष। बहुत अच्छा सवाल था ये, परसेंटेज के साथ साथ आपका ये एज प्रॉब्लम का सवाल था। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं आपको लेके। देखो ये भी बढ़िया सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में बहुत बार पूछा था ये सवाल। सबसे बेस्ट तरीका है, इसको आप कैसे हल करो, सवाल को कैसे हल करो। सवाल बहुत बार एग्जाम में आ चुका है ये, और इसका लगाने का कॉन्सेप्ट सबसे आसान तरीका क्या है, रेशियो से भी हटके है। बोला गया 3500 की राशि को 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की जाती है, तो वार्षिक रूप से संयोजित होती है, तो अवधि क्या है जिसके लिए चक्रवृद्धि ब्याज आपका 358.75 रुपए है। अगर आप इसको लगाते हो फार्मूले से, तो थोड़ा सा आपको इस पे टाइम देना पड़ेगा। अगर विदाउट फार्मूले लगाते हो तो बहुत कम समय लग जाएगा। प्रिंसिपल दिया है 3500 रुपए और टाइम हमें नहीं मालूम है, ठीक कोई बात नहीं। दर हमारा है 5%, ओबीसीआई की दर है। तो सबसे पहले हम पता कर लेंगे कि इस पर एक वर्ष में ब्याज कितना प्राप्त होगा। एक वर्ष का ब्याज क्या निकालेंगे, जैसे हम साधारण ब्याज के कॉन्सेप्ट से सीआई में एक वर्ष का ब्याज प्राप्त कर सकते। क्यों, एक वर्ष का साधारण ब्याज और एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपस में क्या होता है, समान होता है। तो यहां पर एक वर्ष की सीआई क्या होगी, 3500 गुणे 1 गुणे 5 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 35 पंचे होता है 175, कितना होता है 175। अगर हम दूसरे वर्ष की बात करें तो भी 175 रुपए हो। क्यों, सीआई प्रत्येक वर्ष की अलग अलग होती है, लेकिन एसआई प्रत्येक वर्ष की क्या होती है, समान होती है। अगर हम 175 पर 5% की दर से ब्याज ले लिए तो हमारा आ जाएगा दूसरे वर्ष की सीआई। तो यहां पर 175 गुणे 5 गुणे 1 बटे 100, तो ये आ जाएगा 5 पचे 25 की 5 हासिल 2, 5 सते 35, 35 2 37 की 7 हासिल हो जाएगा आपका कितना बच्चों, 3 और 5 एकम 5, 5 3 8, 8 बटे 100, तो हो जाएगा 8.75। यहां पर हम कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8.75। अगर हम इसको टोटल जोड़ लें और अगर इसके बराबर आ जाए तो क्वेश्चन हमारा सही है। सबसे आसान तरीका समय निकालने का। तो यहां पर देखो 5 5 10 की 0, 7 7 14 1 15, 1 1 2 1 350 प्लस 8.75 जोड़ दिए 358.75। देखो टोटल हमें समय कितना लगा, एक वर्ष यहां से लगा, एक वर्ष यहां से लगा, टोटल हमें लगा 24 मंथ। देखो इसमें समय आपको दिया माह में, 20 माह, 18 माह, 15 माह, 24 माह। आंसर क्या है बच्चों, 24 माह। बहुत अच्छा सवाल था। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 51, ये भी वर्क एंड टाइम का सवाल है। अल्टरनेट डेज वर्क, काम छोड़ने वाला है ये। बोला गया है देवेंद्र एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि ईश्वर उसी काम को 25 दिनों में पूरा कर सकता है। वह देवेंद्र कार्य आरंभ करता है। एकांतर, एकांतर का हिंदी अर्थ होता है एक दिन छोड़ के। जैसे हम दो लोग हैं, अगर हम पहले दिन काम करेंगे, दूसरा व्यक्ति काम करने दूसरे दिन आएगा, पहले दिन हमारे साथ नहीं आएगा। तो यहां से देखें हम, अगर देवेंद्र जो है काम करता है कितने दिनों में बच्चों, 20 दिनों में। देवेंद्र यहां करता है काम कितने दिनों में, 20 दिनों में। देवेंद्र काम को करता है 20 दिनों में और ईश्वर उसी काम को करता है कितने दिनों में बच्चों, 25 दिनों में। कुल काम क्या होता है, समयों का लासा कुल काम कहलाता है। समय का लासा बच्चों हो जाए कितना, हमारे समय का लासा हो जाएगा 100। कितना हो जाएगा, 100। यहां पर ध्यान दो, समय का लासा 100 हो जाएगा, 20 पंचे 100 और 25 चौका 100, 20 पंचे 100 और 25 चौका 100। यहां से अगर हम आपसे बोले कि देवेंद्र का एक दिन का काम कितना होगा,
देवेंद्र का एक दिन का काम कितना होगा 5 काम, और ईश्वर का एक दिन का काम कितना होगा बच्चों, एक दिन का काम होगा 4 काम। दोनों देखो 2 दिन काम करते हैं, और 2 दिन कितना काम करते हैं 9। 2 दिन कितना काम करते हैं 9। 2 दिन में 9 काम हो रहा है और काम करना है 100। बताओ 9 में किससे गुणा कराएं कि हम 100 काम के नजदीक पहुंच जाए। तो 100 काम के नजदीक अगर पहुंचना है तो हमें 9 में अगर 11 से गुणा कराएंगे तो 11 से यहां भी गुणा कराना पड़ेगा। 11 दूना 22 और 11 नवा 99, यानी 22 दिन में 99 काम हो चुका है। अब लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि 22वें दिन काम किया कौन होगा। जो काम शुरुआत करता है वो विषम दिन काम करता है, और जो काम नहीं शुरुआत करता वो सम दिन काम करता है। तो 22वें दिन काम किया होगा ईश्वर, क्योंकि साफ साफ बोला है देवेंद्र काम आरंभ कर रहा है, तो देवेंद्र करेगा विषम दिन और जो नहीं करेगा वो करेगा सम दिन। तो यहां पर जब अगले दिन हम समय को जोड़ेंगे, अगले दिन काम करने आए कौन, अगले दिन काम करने आएगा देवेंद्र, और देवेंद्र कर देगा कितना काम 5 काम। ये तो हो गया 104 काम। करवाना था काम 100 काम। अब हमें 5 काम को नहीं करना है, 1 काम करना है। इसी में 1/5 से गुणा कर देंगे, तो यहां भी 1/5 से गुणा कर देंगे, तो 5 से 5 कट गया, टोटल 100 काम हो गया। लेकिन समय क्या लगा 22 + 1/5, यानी 22 सही 1/5 दिन में पूरा काम हमारा समाप्त हो गया बच्चों। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा सवाल था, एकांतर दिन वाला सवाल था। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये आपका डिस्काउंट का ही सवाल है, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। एक दुकानदार अपने सामान को अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक रखना चाहिए ताकि अंकित मूल्य पर 8% का छूट देने के बाद 15% का लाभ हो। तो आपको हम पढ़ाए हैं क्लास में कि सीपी और एमपी का रिलेशन क्या होता है, यानी मार्क प्राइस और कास्ट प्राइस का रिलेशन क्या होता है, उसी पे लग जाएगा। सीपी अनुपाते एमपी, सीपी अनुपाते एमपी 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और रेशियो 100 प्लस लाभ प्रतिशत। छूट हमारा कितने का है बच्चों 8%, 100 माइनस 8, लाभ कितना है 15%, 100 + 15 ये हो जाएगा 92 और ये हो जाएगा 115। 23 चौका 92, 23 पंचे 115, लाभ हो रहा कितने का 1। यानी हमें यहां से कितना ज्यादा अंकित किए हैं 1, कहां से 4 से, गुणे 100, 4 पैसा में 100, 25% इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये भी देखो लासा और मासा का सवाल है, बढ़िया सवाल है। अनुपात में दिया लासा मासा, 2 संख्याओं के लासा और मासा में अनुपात है 3:1 और उनका गुणनफल दिया 432। मान लीजिए जो आपका लासा है कितना है, लासा है मान लो, हम मान लेंगे एलसीएम बराबर 3x और एचसीएफ बराबर 1x। लासा गुणे मासा दिया है 432, तो x स्क्वायर बराबर देखो 3x गुणे 1x यानी 3x², 432/3, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12, x बराबर आ जाएगा 12। देखो पूछा है लासा और मासा क्या अलग अलग होंगी, तो यहां से लासा हो जाएगा 12 गुणे 3 यानी 36 और मासा हो जाएगा 12, तो 36 और 12 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, वर्क एंड टाइम का सवाल है। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, सी और ए मिलकर 27 दिनों में। दो लोग एक साथ काम कर रहे हैं और आप पूछ रहा है तीनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। बढ़िया सवाल है। यहां पर ए और बी मिलकर पूरा काम 9 दिनों में, बी और सी पूरा काम मिलकर कितने दिनों में बच्चों, बी और सी 18 दिनों में, सी और ए कौन, सी और ए उस काम को 27 दिनों में। सबसे पहले हमें यह पता करना है कि कुल काम क्या था। समयों का लासा कहलाता है कुल काम, यानी हमें टोटल काम पता करना हो, टोटल काम हो जाएगा 54, यानी 9, 18, 27 लासा क्या होता है 54। 9 दिन में 54 काम, 1 दिन में 6 काम, 18 दिन में 54 काम, 1 दिन में 3 काम, 27 दिन में 54 काम, 1 दिन में 2 काम। लेकिन देखो बच्चों ध्यान से, यहां पर आप लोग, यहां पर दो लोग एक साथ काम किए हैं, दो लोग एक साथ काम किए हैं। अगर हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो 2a + 2b + 2c और सभी का एक दिन काम जोड़े 6, 3, 9, 9, 2, 11। तो यहां से हम यहां सॉल्व कर दे रहे हैं, यानी
A प्लस B प्लस C बराबर हो जाएगा 11/2। तो तीनों का एक दिन का काम आ गया 11/2। समय बराबर होता है कुल काम और तीनों का एक दिन का काम। कुल काम कितना है 54 और तीनों का एक दिन का काम कितना है 11/2। तो समय बराबर कुल काम और बटे दोनों का एक दिन का काम 54 दूना 108/11 दिन, यही बोल सकते हो। और अगर इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करें 11 नवा 99, 99 और कितना होता है 108, 9 सही 9/11 दिन। आप लोग ऑप्शन में देखोगे ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर बी 9 सही 9/11 दिन। आइए आखिरी प्रश्न है ये, यहां पर देखिए आपका क्या बोला गया है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प, ये गणित का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प ऐसा है जो, ये आपका सिंप्लीफिकेशन का सवाल दिया है। इसमें जो आंसर है ये रेलवे में बहुत ज्यादा पूछता है सवाल कि ये वैल्यू लगभग में पूछता है। ऐसा सवाल देगा ना उसका वर्गमूल निकाल पाओगे, आपको लगाना रहेगा 30 सेकंड में। अगर आप इसको अप्रॉक्सीमेट नहीं लेके चलोगे तो ये सवाल आप लगा नहीं पाओगे। लाख कोशिश कर डालो, जब तक आप वर्गमूल निकालोगे तब तक आपका समय चला जाएगा, चूंकि एक वर्गमूल निकालने में भाग विधि से लगता है 2 मिनट कम से कम। तो यहां पर अगर हम मान लें ये लिखा है 530, देखो बच्चों कितना लिखा है 530। अब आपको पता होगा 530 के नजदीक कौन सी संख्या जिसका वर्गमूल आ सकता है। देखो 529 होता है 23 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर 23 का। अगर हम पूछे अगर इसका वर्गमूल क्या होगा तो ये हो जाएगा पूरा 23, लगभग में आएगा 23.1 आएगा, लेकिन हम मान लें 23 होगा लगभग में। और ये लिखा है +85 और भागे 24 और गुणे 4 और माइनस देखो 524 लिखा है। देखो 524 लगभग ये भी आएगा 22.95। 524 का जो वर्गमूल होता है लगभग में, चूंकि 529 होता है 23 का, तो वही लगभग पहुंच रहे हैं 29 के करीब में हम, तो ये भी लगभग हमारा हो जाएगा माइनस ये 23 और भागे क्या हो जाएगा 3। ये भी और ये भी देखो 530 और 524 बस मात्र इसमें 6 अंक का अंतर है बस, इसलिए दोनों का वर्गमूल लगभग ये 23.1 आएगा, लगभग 22.9 आएगा। तो अगर हम इसमें घटाएंगे नाम मात्र का अंतर आएगा बस बच्चों, तो ये हमारा कट जाएगा इससे। अब 4 एक कम 4 और 4 छंग 24 कट गए भी हमारा। अब हमारे पास बचा क्या 85 और बटे 4 और भागे यहां पर क्या हो जाएगा 3, भागे क्या हो जाएगा 3। पहले हमें ब्रैकेट हल करना पड़ेगा, बिना ब्रैकेट हल किए भाग नहीं दे सकते। तो यहां पर देखो 4 छंग 24 होता है, यहां पर हो जाएगा 4 छंग 24। ये हम थोड़ा गलत कर दिए सॉरी बच्चों। यहां पर अगर हम 85 को 6 से काटेंगे, 6 कम 6 2 8, 6 कम 6 2 8, तो यहां पर हो गया 25 हो गया, 6 चौक 24, ये हो जाएगा बटे 3, 3 चौक 12 लगभग आएगा 2 14 3 6 18, 4.6 लगभग आंसर आएगा 4 आपका यहाँ पर, क्योंकि 4 ऐसा आएगा कि एक हो नहीं सकता, 7 बहुत ज्यादा है 15 बहुत ज्यादा है, लगभग 4 के करीब में आएगा। रेलवे का पूछा गया सवाल है, ये अप्रॉक्सीमेट में आंसर पूछता है, ऐसे सवाल एग्जाम में बहुत आते हैं। जीएस का पोर्शन है, आज हम लोग देखेंगे इसको कितना बेहतरीन तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। और ये जीएस के पोर्शन में 56वां क्वेश्चन है आपका, इसमें कह रहा है इनमें कौन सुमेलित नहीं है, तो नहीं है पूछ रहा है, तो ये याद रखिएगा। इसमें दिया है, इसमें आपका दिया है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद दिया है। तो याद रखिएगा मित्र, हम लोग जानते हैं कि वेद के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। वेदों की संख्या कितनी होती है, वेदों की संख्या 4 होती है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और इसी ऋग्वेद के उपवेदों की इन्होंने बात किया है, तो ध्यान दीजिएगा ये उपवेद की बात कर रहा है, तो इसका मतलब उपवेदों की संख्या भी 4 होती है, जहां पर आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद। अब ये तो ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद, अथर्ववेद का जो होता है वो शिल्प वेद होता है, ये ध्यान दीजिएगा शिल्प वेद। तो ये ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से इसका मतलब यही नहीं है, डी वाला ऑप्शन आपका क्या है गलत है, तो ये ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार से आपका 56वां क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। 56 के बाद हम 57वें की बात करते हैं। 57वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, हरित क्रांति का अर्थ। आप जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, हरित क्रांति के बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़े हैं। हरित क्रांति का अर्थ
दिया है कृषक क्रांति, सामाजिक वानिकी, वृक्षारोपण, कृषि के आधुनिक विधियों का उपयोग का प्रति एकड़ फसल की उपज का बढ़ाना। बिल्कुल मित्र, यही है राइट, ये ध्यान दीजिएगा। आपसे यहीं से क्वेश्चन पुटअप कर सकता है, हरित क्रांति का संबंध किससे संबंधित है, तो ये ध्यान दीजिएगा खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। तो ये भी आप याद रखिएगा इस बात को। तो डी वाला आपका ऑप्शन क्या है, राइट है, डी वाला एकदम सही है। 57वें के बाद हम 58वें की बात करते हैं। निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? इसमें दिया राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद और बाल गंगाधर तिलक। तो याद रखिएगा दयानंद सरस्वती, ये आपका ऑप्शन क्या है, बी वाला सही है। राजा राम मोहन राय ने कौन से समाज की स्थापना किया था, ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की, 1875 ईस्वी में आर्य समाज की। स्वामी विवेकानंद 1897 ईस्वी में रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना किया था, याद रखिएगा। लेकिन इसके अकॉर्डिंग ये सही है। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1916 ईस्वी में की गई थी, याद रखिएगा, ये चीजें हैं। अब आइएगा अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। 58 के बाद 59वें की बात करते हैं। 59वां प्रश्न क्या कह रहा है, प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? तो ध्यान दीजिएगा, प्रथम भाषाई राज्य हम लोग जानते हैं कि प्रथम भाषा वाला राज्य कौन सा था, आंध्र प्रदेश था। अब कब बना था, 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी में आंध्रा को भाषा के आधार पर भारत देश में नया राज्य बनाया गया। तो ये ध्यान दीजिएगा, पहला राज्य है भाषा के आधार पर, 59 नंबर आपका ये सही है। अब आइएगा 59 के बाद हम 60वें की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, ये भी कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। हम लोग जानते हैं किसमें दिया, अस्पृश्यता का अंत, आर्टिकल 17, ये ध्यान दीजिएगा, ये एकदम राइट है। इसमें कह रहा नहीं है, ध्यान दीजिएगा। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये नहीं है, यही आपका बी वाला ऑप्शन क्या है, सही है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आर्टिकल 21 में बात करता है, ये ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल 19 क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार है, ये ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल 19 स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है, तो ये वाला। अब धर्म की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 राइट है। ग्राम पंचायत का संगठन आर्टिकल 40, ये आपका राइट है, कोई दिक्कत नहीं। अब आइएगा 60 के बाद हम 61वें की बात करते हैं। भारत का पहला नगर निगम कहां स्थापित किया था? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। रेलवे में क्वेश्चन ये पूछा गया क्वेश्चन है भारत का, हालांकि जितने भी प्रश्न है वो संभावित और रेलवे के पेपर में आए हुए प्रश्न है, ये ध्यान दीजिएगा। भारत का पहला नगर निगम कहां स्थापित हुआ? कलकत्ता, सूरत, मद्रास और बॉम्बे। तो याद रखिएगा आपका सी वाला ऑप्शन मद्रास, इस बात को ये ध्यान दीजिएगा, आपका ये राइट है। 61 के बाद 62वें की हम बात करते हैं। ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना है, आपको मैंने पढ़ाया है घराना के बारे में, ये ध्यान दीजिएगा। मेवाती, किराना, ग्वालियर, लखनऊ, याद रखिएगा। तो ये कहां का घराना है? ग्वालियर का घराना है। किराना ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछता है कहां, किस जिले में? उत्तर प्रदेश के शामली जिले में, याद रखिएगा ये चीजें। मेवाती घराना राजस्थान, और आप लखनऊ घराना के बारे में सुने हैं। तो 62वां नंबर का तीसरा ऑप्शन आपका क्या है, सही है, सी वाला। अब 62 के बाद हम 63 की बात करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? फिर यही क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, बड़ा आसान क्वेश्चन है। बाबर, ये मकबरे के बारे में बात कर रहा है, मकबरे के बारे में बात कर रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। बाबर, अकबर, जहांगीर, काबुल, सिकंदरा, लाहौर, दिल्ली। तो याद रखिएगा बाबर का मकबरा तो कहां स्थित है? काबुल में है। अकबर का सिकंदरा में, जहांगीर का लाहौर में, लेकिन औरंगजेब का मकबरा दिल्ली में नहीं है। तो इसका मतलब डी वाला आपका ऑप्शन सही है। कहां है औरंगजेब का मकबरा? महाराष्ट्र, याद रखिएगा, महाराष्ट्र के खुलदाबाद में, खुलदाबाद में स्थित है, ये ध्यान दीजिएगा। आपसे ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अब आइएगा 63 के बाद हम 64 की बात करते हैं। 64वां क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेला का आयोजन नहीं किया जाता है? याद रखिएगा, हम लोग जानते हैं कि 4 जगह कुंभ मेला लगता है, इलाहाबाद, हरिद्वार, नासिक, भोपाल। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें पूछ रहा है कि नहीं लगता है, तो भोपाल में नहीं लगता है, तो कहां लगता है? ध्यान दीजिएगा, उज्जैन में लगता है। तो ये चीजें हैं।
4 जगह लगता है और ये उज्जैन आपका यहां सही होता, अगर होता तो उज्जैन सही हो जाता, लेकिन भोपाल में नहीं लगता। बी वाला आपका ऑप्शन क्या है, राइट है। अब आइएगा 64 के बाद हम 65वें की बात करते हैं। 65 क्या कह रहा, निम्नलिखित में कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है। याद रखिएगा, कई बार आपसे पूछा है, ध्यान दीजिएगा, विक्टोरिया, सुपीरियर, बैकाल और कैस्पियन सागर। तो इस बात को ये ध्यान दीजिएगा, कैस्पियन सागर आपका डी वाला ऑप्शन सबसे बड़ी झील है। सुपीरियर झील के बारे में भी ध्यान दीजिएगा, मीठे पानी की झील। बैकाल झील सबसे गहरा झील है, याद रखिएगा बैकाल के बारे में। तो इस प्रकार से 65वां नंबर का ऑप्शन क्या है आपका, डी ऑप्शन सही है। अब 65 के बाद हम 66 की बात करते हैं। वायुमंडल का सर्वाधिक कौन सी गैस, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहा है। तो याद रखिएगा, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा मिलता है, कितना परसेंट भैया, 78% मिलता है। अगर आपसे पूछे ऑक्सीजन कितना परसेंट मिलता है, 21% मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% आपका मिलता है। तो याद रखिएगा 66 नंबर का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी ऑप्शन सही है। आइएगा 66 के बाद हम 67 की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में माता टीला डैम किस नदी पर बनाया गया। कई बार मित्र क्वेश्चन पूछा गया, और ये जरूरी नहीं है कि रेलवे ग्रुप डी में ही पूछा जाता है, ऐसे प्रश्न हर एग्जाम के लिए, ऑल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। केन, माही, सोन, बेतवा, तो ध्यान दीजिएगा बेतवा नदी, ये चीजें हैं, माता टीला डैम स्थित है। आपसे पूछता है भैया कहां पर, तो ध्यान दीजिएगा उत्तर प्रदेश के ललितपुर में, ध्यान दीजिएगा ये चीजें हैं। अब आइएगा भैया 67 के बाद हम 68वें की बात करते हैं। राजकोषीय घाटे से तात्पर्य क्या है। पहली चीज ये समझिए, राजकोषीय घाटा क्या है। सरकार के द्वारा, ध्यान दीजिएगा, जितना इनकम आती है उससे ज्यादा खर्च किया जाता है। जितना इनकम आई उससे ज्यादा खर्च किया गया। 800 करोड़ रुपया अगर आया है तो 1000 करोड़ रुपया खर्च किया गया, इसका मतलब 200 करोड़ रुपया का क्या हुआ, घाटा हुआ। तो इसी को हम कहते हैं राजकोषीय घाटा। तो याद रखिएगा, ये तो आप सामान्य भाषा में समझे। यहां पर इकोनॉमिक्स की भाषा में लिखा गया कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति। कुल व्यय उन्होंने किया, राजस्व की प्राप्तियां मैंने बताया, प्लस ऋणों की वसूली, प्लस विनिवेश से प्राप्तियां। तो ए वाला आपका ऑप्शन क्या है, राइट है, ये ध्यान दीजिएगा। बाकी अन्य चीजें क्या है, ये एकदम गलत है, रॉन्ग है, ये ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा एक शब्द में आप समझिए, राजकोषीय घाटा का मतलब इनकम कितना आया और उन्होंने कितना खर्च किया। मैंने कहा कि अगर 1000 खर्च किए हैं, जैसे 1000 रुपया अगर उन्होंने खर्च किया है, वो सॉरी, अगर 1000 करोड़ क्या है, 1000 करोड़ रुपया अगर उनका आया है तो 1200 करोड़ रुपया वो खर्च किए, इसका मतलब 2000 करोड़ रुपए का वो नुकसान से। तो यही है राजकोषीय घाटा, ये ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, सही है। 68 के बाद हम 69 की बात करेंगे। भारत सरकार की एक प्रमुख योजना उड़ान किससे संबंधित है। याद रखिएगा, इसमें दिया है कृषि, नागर विमानन, रक्षा, सामाजिक न्याय। तो याद रखिएगा, नागर विमानन की बात कर रहा है, विमान से उड़ने की बात कर रहा है, सब उड़ो, भारत में सबके लिए उड़ान की बात कर रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। इसका जो लोगो है यही है, नागर विमानन। 69 के बाद हम 70 की बात करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है, कब प्रारंभ होता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल दिया है, ये ध्यान दीजिएगा। 9 जनवरी भी दिया है, 1 मार्च भी दिया है, 1 दिसंबर भी दिया है। तो 9 जनवरी को आप जानते हैं भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये ध्यान दीजिएगा आपसे। तो वित्तीय वर्ष की अगर बात करता है तो 1 अप्रैल से 31 मार्च की बात करता है, ये ध्यान दीजिएगा। अब आइएगा 70 के बाद 71 की हम बात करते हैं। रेलवे बोर्ड कब स्थापित किया गया था। रेलवे बोर्ड कई बार पूछा गया, 1905, 1805, 1705, 1605। तो ये ध्यान दीजिएगा 1905 ईस्वी में। 71वां नंबर ये क्वेश्चन आपका, 71वां का ए आपका सही है। अब आइएगा 71 के बाद हम 72वें की बात करते हैं। भारतीय रेलवे दिवस कब मनाया जाता है। 22 मार्च, 16 अप्रैल, 7 अप्रैल, 22 अप्रैल।
बड़ा आसान है, याद रखिएगा ये चीजें। आप जानते हैं ये 22 मार्च, 16 अप्रैल, 7 अप्रैल और 22 मार्च, तो 22 अप्रैल, तो ये ध्यान दीजिएगा 16 अप्रैल को भारतीय रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। अब आइएगा 72 के बाद हम 73 की हम बात करते हैं। रेलवे स्टेशन पर सिग्नल का क्या कार्य होता है? यात्री सेवा, ट्रेन की गति को नियंत्रित करना, सामान को लोडिंग करना, ट्रैक का निरीक्षण करना। तो ये ध्यान दीजिएगा केवल और केवल ये डी वाला ऑप्शन, ट्रैक का निरीक्षण करना, ये रेलवे स्टेशन के सिग्नल का कार्य होता है, ये ध्यान दीजिएगा। डी वाला आपका ऑप्शन क्या है? राइट है। अब 73 के बाद हम 74वें की बात करते हैं। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग का निर्माण कार्य अभी हाल ही में कहां पर पूरा हुआ? ये करंट का क्वेश्चन है, ये ध्यान दीजिएगा। इसमें दिया है जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड। तो ये ध्यान दीजिएगा आपका कौन सा ऑप्शन सही है? डी वाला उत्तराखंड आपका सही है, यहीं पर पूरा हुआ। 74 के बाद हम 75 की बात करते हैं। भारत की पहली यूपीआई संचालित बैंक शाखा कहां पर प्रारंभ हुई? ये ध्यान दीजिएगा। आपसे दिया है ऑप्शन बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता और लखनऊ। तो ये ध्यान दीजिएगा बेंगलुरु आपका ऑप्शन राइट है, ए वाला आपका सही है। यूपीआई, तो यूपीआई के माध्यम से, यूपीआई का उद्देश्य क्या रहा कि भाई जल्दी ट्रांजैक्शन हो जाए कंप्लीट रूप से। तो ये चीजें हैं आदान प्रदान के लिए। तो इस प्रकार से आपका जीएस का पोर्शन रहा आंसर सहित। आपने देखा कि कितना बेहतर तरीके से ये प्रश्नों की श्रृंखला रही और सारे के सारे प्रश्न आए हुए थे। धन्यवाद। आते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की ओर, जो साइंस का पोर्शन है। इसमें क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है? पलायन वेग किसे कहते हैं? जिसमें ऑप्शन ए उपग्रह का वेग, बी है वह वेग जिससे उपग्रह पृथ्वी की गुरुत्वीय शक्ति से बाहर निकल जाए, और तीसरा है पृथ्वी का वेग, चौथा है वायुयान का वेग। ठीक, तो पलायन वेग नाम से स्पष्ट है कि ऐसा वेग जो आपको पलायन कर दे, दूर कर दे। ठीक, पलायन वेग, और ये ऐसा वेग होता है जो आपको पृथ्वी की गुरुत्वीय शक्ति से, मतलब गुरुत्वाकर्षण शक्ति से आपको बाहर कर देता है, गुरुत्वीय शक्ति से बाहर कर देता है। ठीक, अर्थात अगर आप इतने वेग से जाएंगे तो पृथ्वी आपको वापस नहीं खींच पाएगी, या कोई भी वस्तु अगर इतने वेग से जाएगी तो वो वापस पृथ्वी पर नहीं आएगी। इसी को ही कहा जाता है पलायन वेग, और इसका जो मान होता है वह है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक, और इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ऑप्शन नंबर बी, वह वेग जिससे उपग्रह पृथ्वी की गुरुत्वीय शक्ति से बाहर निकल जाए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। ठीक है, न्यूमेरिकल है। 77 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कि 20 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 10 मीटर पर सेकंड के वेग से घूम रही है। वस्तु के अधीन गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा? तो आपसे इस प्रश्न में पूछा जा रहा है किसका मान? गतिज ऊर्जा का मान, जिसे हम लोग किस सूत्र से निकालते हैं? के बराबर हाफ mv²। देखिए इस प्रश्न में यम का मान दिया है 20, यम है आपका 20 है। ठीक, वी का मान है आपका, बी का मान है 10। तो सूत्र में रखेंगे इसको, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 गुणे आपका 20 हो जाएगा, गुणे 10, स्क्वायर है तो पुनः 10, तो 2 का इसमें 10 में जाएगा, तो इसका ओवरऑल आ जाएगा 1000। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1000 जूल। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की ओर। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहा है? ये भी एक न्यूमेरिकल है। कोई नाव लंगर डालकर लहरों के बीच रोकी गई है जिसकी तरंग दैर्ध्य, देखिए पहला मान आपको मिल जाए। न्यूमेरिकल लगाते समय हमेशा मान को तुरंत खटाखट आप नोट करते हुए चलिए। तरंग दैर्ध्य कितना है? 125। लैम्डा का मान है 125। तरंग दैर्ध्य को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। गति का मान यदि 25 मीटर पर सेकेंड है तो नाव के हिलने की आवृत्ति, तो v बराबर है आपका 25 है, और आपसे पूछा जा रहा है नाव के हिलने की आवृत्ति n पूछा जा रहा है। तो सिंपल फार्मूला है n बराबर v अपॉन लेमडा है, n बराबर v अपॉन लेमडा है। तो मान रख देंगे, तो v का मान है आपका 25 और फिर नीचे आप रख लेंगे 125, तो ये आ जाएगा 1/5, और 1/5 को निकालेंगे तो इसका मान निकलेगा 0.20 हर्ट्ज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 0.20। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की ओर। क्वेश्चन नंबर 79, ठीक, देखिए क्या कह रहा है।
भूकंप की तीव्रता निम्नलिखित में से किस उपकरण के द्वारा मापी जाती है? पॉलीग्राफ, बैरोमीटर, सिस्मोग्राफ, एमीटर। पॉलीग्राफ आप लोगों को पता होगा, ये झूठ पकड़ने की मशीन है, झूठ पकड़ने का यंत्र है। पॉलीग्राफ झूठ पकड़ने का यंत्र है, ठीक। बैरोमीटर से आप दाब नापते हैं, ठीक। सिस्मोग्राफ इसका राइट आंसर होगा, इससे भूकंप की तीव्रता नापी जाती है, भूकंप की तीव्रता नापी जाती है। और आपका जो एमीटर है, इससे विद्युत धारा नापी जाती है, ठीक। इससे क्या नापी जाती है? विद्युत धारा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों होगा सिस्मोग्राफ, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की ओर, ठीक। ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट के माध्यम से भी हमें बताया करिएगा। मनुष्य पृथ्वी पर, देखिए बहुत ही रोचक प्रश्न है, मनुष्य पृथ्वी पर न्यूनतम भार तब डालता है जब वह बैठा होता है, वह खड़ा होता है, वह दौड़ता है, वह लेटा होता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, रेलवे में पूछा गया प्रश्न है, ठीक। तो इसमें जो आप दिमाग से ये बताइए, बैठा होगा तब ज़्यादा भार डालेगा, इसमें न्यूनतम पूछा, इसमें क्या पूछा है? न्यूनतम पूछा है। तो देखिए पृथ्वी, जैसे ये पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण शक्ति लगाती है, तो आपका ऊपर की ओर लगाती है। तो यदि इसका मुकाबला करना है तो सबसे जो राइट एंगल होगा ये आपका डायरेक्ट होगा। राइट आंसर क्या होगा? ऊपर से आप उसी दिशा में अगर फोर्स लगाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल से लड़ा जा सकेगा, ठीक। यदि साइड से लगा रहे हैं, मतलब बैठे हैं, या आप लेट के लगा रहे हैं, तो आप उसके अगेंस्ट में जो है वो उतना भार, उसका विरोध नहीं कर सकते। तो इसके लिए सबसे उपयुक्त दिशा होगी, सबसे अधिकतम बल कब लगाएंगे? जब आप ठीक उसके अपोजिट में बल लगाएंगे, मतलब इस तरह से बल लगाएंगे आप, तो आप सबसे ज़्यादा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के खिलाफ बल लगाएंगे, ठीक। लेकिन इसमें पूछा क्या है? न्यूनतम। तो न्यूनतम बल कब लगेगा? जब आप क्या होंगे? लेटे होंगे, वह लेटा होगा। देखिए आप अपनी बॉडी को जब रिलैक्स करते हो तो आप क्या करते हो? लेट जाते हो, ठीक। तो ठीक उसी प्रकार इसको समझने का प्रयास करिएगा। न्यूनतम भार लेटा हुआ और अधिकतम भार कब होगा? जब वो कोई भी मनुष्य खड़ा होगा। तो इसका राइट आंसर होगा जब वह लेटा होता है तब वो न्यूनतम भार डालता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 81, ठीक। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए क्या कह रहा है? अपने कणों की गति के कारण एक पदार्थ को, केमिस्ट्री का क्वेश्चन आप मान सकते हैं, अपने कणों की गति के कारण एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ के साथ फैलाना और मिलाना निम्न में से क्या है? फैलाना और मिलाना निम्न में से क्या है, ठीक। तो फैलाना और मिलाना यदि दोनों का कॉम्बिनेशन है तो इसका राइट आंसर होगा विसरण, डिफ्यूजन होगा, ठीक। डिफ्यूजन होगा इसका राइट आंसर, विसरण होगा। ये जो गति है, ठीक, देखिए जैसे मैं कह रहा कणों की गति, कणों की गति, तो ये कणों की गति आपकी कहलाती है क्या? ब्राउनिंग गति। परासरण क्या है? जब विसरण की क्रिया जो है एक झिल्ली के आर पार हो। जब विसरण की क्रिया किसके आर पार हो? झिल्ली, तो वो क्या कहलाता है? परासरण। और घनत्व तो जानते हैं, एक निश्चित क्षेत्र में किसी भी वस्तु का क्या है? मोल है, कितनी मात्रा है, वह उसके कहलाता है क्या? घनत्व। तो इसका राइट आंसर होगा विसरण, फैलाना और मिलाना, ठीक। और सदैव ध्यान दीजिएगा, विसरण सदैव उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है, ठीक। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की ओर। देखिए ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत पहले भी पढ़ा होगा। रदरफोर्ड द्वारा किस प्रयोग ने नाभिक के अस्तित्व को साबित कर दिया? डबल स्लिट प्रयोग, ऑयल ड्रॉप प्रयोग, गोल्ड फाइल प्रयोग, विकिरण प्रयोग, ठीक। तो रदरफोर्ड महोदय ने, आपको पता होगा, नाभिक की खोज की थी। उन्होंने जिस प्रयोग के द्वारा इसको साबित किया था, नाभिक के अस्तित्व को जो है साबित किया था, उन्होंने सोने की पतली झिल्ली ली थी, सोने की पतली झिल्ली ली थी। सोने की झिल्ली पर इन्होंने जो है अल्फा कणों की, रेडियो एक्टिव पदार्थ से अल्फा कणों की बमबारी की थी। और उस बमबारी में इन्होंने देखा था कि कुछ कण क्या हुए? अल्फा कण राइट हो गए, लेफ्ट हो गए, कुछ आर पार हो गए, और कुछ जो है एकदम सेंटर में वापस आकर के नीचे हो गए। तब इन्होंने सोचा कि इसके किसी भी जो है परमाणु के नाभिक में कोई घना भाग है, कोई घना भाग है जो इस चीज़ को रोक रहा है, जिससे नाभिक के अस्तित्व की पुष्टि हुई थी। और इनका जो ये प्रयोग था, इंग्लिश में कहा जाता है गोल्ड फाइल प्रयोग, और आप इसे हिंदी में कह सकते हैं सोने की झिल्ली का प्रयोग। और इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था, ठीक। नाभिकीय भौतिकी के ये जनक भी इसी कारण माने जाते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स के जनक, ठीक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोल्ड फाइल प्रयोग।
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की ओर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कोयले के निम्न प्रकारों में से किसमें 90% कार्बन होता है और धुआं रहित है? कोयले के 4 प्रकार दिए गए हैं, पीट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और एंथ्रासाइट, और इसमें यह पूछा है कि सबसे ज़्यादा कार्बन होता है और धुआं रहित है, सबसे ज़्यादा कार्बन है और धुआं रहित है। जाहिर सी बात है जिसमें कार्बन ज़्यादा होगा, जिसमें कार्बन ज़्यादा होगा, जाहिर सी बात है उसमें जल भी कम होगा, जल भी कम होगा, और इसका मतलब उसमें धुआं भी क्या होगा? कम होगा। जितना कोयला जलता है अगर वो धुआं ज़्यादा दे रहा है, जिसका मतलब उसमें जल की मात्रा ज़्यादा है और कार्बन की मात्रा कम है। जो बढ़िया कोयला जलता है तो वो धुआं कम देता है, और ऐसे कोयले को कहा जाता है एंथ्रासाइट। क्या कहा जाता है? एंथ्रासाइट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की ओर। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। जब किसी पदार्थ का तापक्रम बढ़ता है तब उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक, आप बढ़ा रहे हैं पदार्थ का, क्या बढ़ा रहे हैं? ताप बढ़ा रहे हैं। ठीक, तब उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा पूछी जा रही है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सदैव ध्यान रखिएगा। गतिज ऊर्जा जो है समानुपाती होती है किसके? ताप के। तो जैसे भैया आप ताप बढ़ाओगे वैसे ही उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? बढ़ेगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक, बढ़ता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए ये भी न्यूमेरिकल है, लाइट से क्वेश्चन है। एक उत्तल लेंस की फोकस लंबाई 25 सेंटीमीटर है। उत्तल लेंस की फोकस लंबाई कितनी? 25 सेंटीमीटर है। तो उसकी आवेश की गणना करें। ठीक, आवेश को हम लोग कहते हैं शक्ति, शक्ति भी कहते हैं। इसी को कहते हैं बेटा क्या? क्षमता भी कहते हैं। ठीक, इसी को आप कह सकते हैं पावर। तो इसका सिंपल फार्मूला है P बराबर 1/F, जिसमें देखिए फोकस लंबाई मतलब F का मान दिया गया है, F का मान दिया गया है कितना? 25 सेंटीमीटर। इसको खटाक से मीटर में बदलेंगे तो 0.25 मीटर होगा। ठीक, 0.25 मीटर होगा। जब इसको बदलेंगे मीटर में 0.25 मीटर होगा, मान रख देंगे तो P निकल आएगा। P बराबर 1/0.25। तो आप कह सकते हैं इसका मान कितना होगा? 4। और जानते हैं शक्ति का मात्रक, लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है? D, मतलब डायोप्टर। तो इसका जो राइट आंसर होगा 4D। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 4D। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की ओर। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, रेलवे में पूछा भी गया है। ठीक, SSC में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? वह प्रक्रिया कौन सी है जिसमें एल्युमिनियम की वस्तुओं पर एल्युमिनियम की एक मोटी ऑक्साइड परत को विकसित किया जाता है जिसे एक आकर्षक परिसंजन के लिए रंगा जाता है? तो क्वेश्चन बड़ा जितना भी होगा उससे घबराया मत करिए। ठीक, सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि वह प्रक्रिया कौन सी है जिसमें एल्युमिनियम की वस्तुओं पर, ठीक, एल्युमिनियम की एक मोटी ऑक्साइड परत जो है चढ़ा दी जाती है, जो देखने में क्या लगती है? और अच्छी होती है। ठीक, वर्ण लेखन रंगों को छाटने से संबंधित है, आपका निक्षेपण जो है अणुओं के गिरने से संबंधित है, परावर्तन प्रकाश के वापस लौटने से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा एनोडीकरण। क्या होगा? एनोडीकरण। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एनोडीकरण। एल्युमिनियम एक ऐसी चीज है जिस पर खुले में रखेंगे तो उसके ऊपर जो ऑक्साइड की परत बनेगी, एल्युमिनियम ऑक्साइड, तो वो और मजबूत होती है और शाइनिंग होती है। वहीं आप अगर लोहा रख देंगे तो उसमें जंग लगेगा और लोहे को खराब करता है। तो जितनी भी चीज़ें हैं यदि खुली हवा में हैं तो ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं, वो ऑक्साइड बनाती हैं उसका, और इसी को हम लोग नॉर्मली जंग के रूप में जानते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी, एनोडीकरण है। ठीक, बढ़ते हैं अगले नंबर 87 है। गाड़ियों में मिलावटी ईंधन का प्रयोग करने से इनमें से कौन सा उत्सर्जन अधिक मात्रा में होता है? देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया है हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन नंबर बी है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और इसमें देखिए 4 ऑप्शन लगाए हैं, बी, ए बी सी, बी और सी ए बी। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? CFC, ये जो है ईंधन के जलने से नहीं उत्पन्न होता है। ये ऐसी चीज़ों से उत्पन्न होता है जिसमें क्लोरीन और फ्लोरीन उपस्थित हो और वो कार्बनिक एक कार्बनिक यौगिक हो। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें क्लोरीन और फ्लोरीन हो उनको हम लोग CFC कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका फ्रियॉन गैस है, और ये आपका
फ्रिज से, एसी से निकलने वाली गैस है, तो पक्का है कि ये ईंधन से नहीं निकलेगी। ठीक, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा हाइड्रोकार्बन, दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड, और इन दोनों का जो ऑप्शन है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, ए और बी। सीएफसी का प्रोडक्शन नहीं होगा, और ये आपका राइट आंसर जो होगा ए और बी होगा, सी नहीं होगा। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की ओर। क्वेश्चन नंबर 88 क्या करता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है कि श्वसन के दौरान मनुष्य के द्वारा छोड़ी जाने वाली सांस में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत लगभग कितना होता है? ठीक, 4%, 0.04%, 79% और आपका 21%। ये तो आपका गया नाइट्रोजन के खाते में। ठीक, ये नाइट्रोजन जितनी हम लेते हैं उतनी ही वापस कर देते हैं। इसमें जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक, 0.03% हम वायुमंडल से CO2 लेते हैं। वायुमंडल से हम लोग CO2 लेते हैं, वायुमंडल से लेते हैं CO2। ठीक, और उसके बदले हम वायुमंडल में लगभग कितना परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं? 4%। तो इसका राइट आंसर होगा 4%, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की ओर। RH कारक, RH फैक्टर का निम्न में से किसके आधार पर पड़ा है? ठीक, बंदर, चूहा, भालू और भेड़। ठीक, RH कारक एक विशेष प्रकार का प्रोटीन जो आपके ब्लड में, हमारे ब्लड में पाया जाता है, और जिसके आधार पर ही हम लोग पॉजिटिव और निगेटिव का निर्धारण करते हैं। ब्लड ग्रुप का, निगेटिव का जो है निर्धारण करते हैं, पॉजिटिव ग्रुप या निगेटिव ग्रुप का, वो जिस फैक्टर की वजह से होता है वो है आपका RH फैक्टर। और ये रिसस नामक बंदर से जो है, ये रिसस नामक बंदर के आधार पर पड़ा है, क्योंकि सबसे पहली खोज इस फैक्टर की इसी वानर में हुई थी। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 89। ठीक, 89 का ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की ओर। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? दिल की धड़कन को सामान्य दर पर बनाए रखने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ECG, डायलिसिस, पेसमेकर, बाईपास। तो हम आपको इसको अलग अलग बताते चलें। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ये आपका हृदय का जो है स्थिति को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। डायलिसिस जो है आपका, ये आपका जब किडनी खराब हो जाता है तब इसको कृत्रिम रूप से आपके ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, ब्लड साफ किया जाता है। ठीक, बाईपास, और बाईपास एक प्रकार की जो है चिकित्सा है, सर्जरी है हार्ट की, और हृदय की गति को सामान्य दर पर, दिल की धड़कन को सामान्य दर पर बनाने के लिए हम लोग क्या सेट करते हैं? पेसमेकर, जो धड़कन को सामान्य बनाए रखता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पेसमेकर। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की ओर। ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट भी करते रहिएगा। छोटी आंत की आंतरिक दीवारों में उपस्थित अंगुलियों जैसी अपवृद्धि को क्या कहा जाता है? ठीक, छोटी आंत की आंतरिक दीवारों में किसकी तरह? उंगलियों की तरह जो है, उंगलियों की तरह संरचना को, इसका अपवृद्धि का मतलब है उंगलियों की तरह संरचना को किस नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन क्या कहें? आंतरस, आंत से निकलने वाला जो है रस, वाल्व जो है रसांकुर, सीकम, रसांकुर, वाल्व जो है आपका लगा होता है जब भोजन आमाशय से ग्रहणी में प्रवेश करता है। ये आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, रसांकुर, जिसे हम लोग विली भी बोलते हैं। ठीक, सीकम आपका जो है बड़ी आंत के पास है। आंतरस जो है वो आपका आंत से निकलने वाला एक रस है। ध्यान रखिएगा, यही विली है जो आपके पचे हुए भोजन को अवशोषित करता है और उसको अवशोषित करके ब्लड में मिला देता है, और ब्लड की सहायता से वो पचा हुआ भोजन आपका कहाँ पहुँच जाता है? कोशिका के पास, और कोशिका जो है उसको अपने कार्यों के लिए प्रयोग करती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रसांकुर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की ओर। निम्नलिखित में से किस ग्रंथि को लाल भूरी ग्रंथि कहा जाता है? तो स्पष्ट है, ये रंग के नाम से इस ग्रंथि को नाम दिया गया है। 4 ग्रंथियां हैं, अग्नाशय, पैंक्रियास, अधिवृक्क, एड्रिनल, थायराइड और लीवर, जिसमें लाल और भूरे रंग की ग्रंथि, आप लाल और भूरे रंग के आधार पर किसको कह सकते हैं? यकृत को, लीवर को। आपके शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्शन है यकृत। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की ओर। 93 क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से किस खनिज की कमी के कारण एनीमिया रोग होता है? ठीक, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण, किस खनिज की कमी के कारण एनीमिया रोग होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 खनिज दिए गए हैं, और आपसे पूछा है एनीमिया। एनीमिया को हिंदी में कहते हैं रक्त क्षीणता। ठीक, रक्त क्षीणता।
ब्लड का कम बनना आपका कहलाता है रक्त क्षीणता, और जाहिर सी बात है ब्लड बनने के लिए आपका क्या आवश्यक है, लोहा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोहा, जिसकी कमी से एनीमिया होता है, जिसे आप आयरन बोलते हैं। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की ओर। उत्सर्जन इकाई निम्न में से कौन सी है? उत्सर्जन इकाई मतलब ऐसी इकाई जो किसमें सहायता देती होगी, उत्सर्जन में। ठीक, एग्जीक्यूशन में जो आपका सहयोग करे इकाई वो आपकी कौन सी है? न्यूरॉन, टेंडन, नेफ्रॉन, स्नायु। स्नायु लिगामेंट है, आप लोग सभी लोग जानते हैं हड्डियों को आपस में जोड़ने का। टेंडन जो है कंडरा है, आपकी जो है हड्डियों को पेशी से जोड़ती है। नेफ्रॉन इसका राइट आंसर होगा। न्यूरॉन आपकी तंत्रिका तंत्र की इकाई है, तो इसका राइट आंसर होगा नेफ्रॉन। और इसे ही कहा जाता है क्या, वृक्क की भी इकाई कहा जाता है, और इसे क्या कहा जाता है, उत्सर्जन इकाई। किडनी यूनिट भी इसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 95, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन। शरीर के संतुलन में सहायक अंग निम्न में से कौन है? इसमें तो आपका बॉडी का बैलेंस का कोई अंग पूछ रहा है जो इसमें भाग लेता है। यकृत, स्नायु, कान और ग्रहणी। ठीक, आपको पता होगा कि मस्तिष्क का जो हिस्सा है सेरिबेलम, मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है। ठीक, मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है, मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है, मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है आपका सेरिबेलम। सेरिबेलम है जो संतुलन में सहयोग करता है, आपकी बॉडी को संतुलन में सहयोग करता है, पेशियों पर नियंत्रण करता है, और उसके साथ इस कार्य में जो सहयोग करता है वो अंग कौन सा है, कान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कान। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की ओर। देखिए निम्न में से किसकी संपीडितता उच्च होती है? ठीक, तो सबसे पहले इसका अर्थ हम बता दें कि जैसे किसी चीज़ को यदि क्या किया जाए, प्रेस किया जाए, दबाया जाए, प्रेशर दिया जाए, तो कौन सबसे ज़्यादा फैलेगा, यही प्रश्न का सार है। और इसमें देखिए ठोस दिया है, द्रव दिया है, गैस दिया है, प्लाज्मा दिया है। ठीक है, द्रव्य की चारों अवस्थाएं दी गई हैं, तो इसका राइट आंसर होगा सबसे ज़्यादा फैलेगा प्रसार कौन, गैस। ठीक, इन गैसों को इसीलिए हाई प्रेशर में जो है लिक्विड में हम बना के रखते हैं। देखिए जैसे आप घर में आप घरेलू गैस का प्रयोग करते हैं, वो इसी विधि, इसी गुण के कारण वो आपको ऐसे देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 97, विज्ञान की वह शाखा जो शैवालों का अध्ययन करती है क्या कहलाती है? ठीक, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, साइकोलॉजी, न्यूरोलॉजी। ठीक, न्यूरोलॉजी यूरिन का अध्ययन करेगी, साइकोलॉजी मनोविज्ञान है आपका। ठीक, फाइकोलॉजी इसका राइट आंसर होगा, शैवालों का अध्ययन। माइकोलॉजी किसका अध्ययन है, कवक का। ठीक, मनोविज्ञान, ठीक मनोविज्ञान है, आप इसे कह सकते हैं मूत्र या किडनी का आप कह सकते हैं अध्ययन। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फाइकोलॉजी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 98, ठीक है, फ्लावर से रिलेटेड है। ठीक, फ्लावर से रिलेटेड है, वनस्पति विज्ञान का प्रश्न है। वर्तिकाग्र स्टिग्मा निम्न में से किसका अंग होता है? पुंकेसर, स्त्रीकेसर, बाह्य दलपुंज और दलपुंज। ये चारों जो आपको दिए गए हैं, स्टेमन है इसका, इंग्लिश है। ठीक, इसको कहते हैं पिस्टल। ठीक, इसको बोलते हैं कैलिक्स, इसको बोलते हैं कोरोला। ठीक, ये पुष्प के अंग हैं, ये पुष्प के अंग हैं। ठीक, फ्लावर के अंग हैं, पुष्प के अंग हैं। ठीक, इसमें पूछ रहा है क्या, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र निम्न में से किसका अंग है? निम्न में से किसका अंग है? तो ये अंग है आपका किसका, स्त्रीकेसर का। ठीक, स्त्रीकेसर के और अंग क्या होते हैं? पहला जो आपको बाहर मिलेगा वर्तिकाग्र है, इसको स्टिग्मा बोलते हैं। फिर आपको वर्तिका मिलेगी जिसे आपको स्टाइल बोलते हैं। ठीक, उसके बाद आपको अंडाशय मिलेगा, उसके बाद आपको अंडाशय मिलेगा, इसे कहते हैं ओवरी। और उसके बाद आपको मिलेगा बीजांड जिसे कहते हैं ओव्यूल, जिसे क्या कहते हैं, ओव्यूल कहते हैं। तो ध्यान रखना, जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाती है तो वर्तिकाग्र और वर्तिका दोनों गिर जाते हैं, और अंडाशय से जो है फल का निर्माण होता है, और बीजांड से किसका निर्माण होता है, बीज का। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्त्रीकेसर पिस्टल। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की ओर। बेकरी उद्योग में और शराब उद्योग में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? राइजोपस, एज़ोटोबैक्टर, बेसिलस और ईस्ट। देखिए बेकरी उद्योग में, और दूसरा कौन सा पूछा है आपसे, शराब उद्योग में।
तो बेकरी उद्योग में हम जैसे आपके आटे को, मैदे को हम लोग जो है सड़ाते हैं। सड़ाना का मीन्स मतलब उसमें फर्मेंटेशन की क्रिया, किण्वन की प्रक्रिया करवाते हैं, जिसमें सबसे सहयोगी होता है कौन सा? ईस्ट, जिसको बोलते हैं खमीर, जिसको क्या बोलते हैं? खमीर। और इसी ईस्ट का प्रयोग हम लोग शराब को बनाने में भी करते हैं। ठीक, शराब बनाने में किसको सड़ाते हैं? हम फलों को सड़ाते हैं और उसमें ये डालते हैं, जिससे किण्वन की प्रक्रिया बहुत बढ़िया तरीके से होती है। और ये दोनों इंडस्ट्रीज इस पे काफ़ी डिपेंड है, तो इसका राइट आंसर होगा ईस्ट। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की ओर। ये क्वेश्चन नंबर क्या पूछ रहा है? रेडियो एक्टिविटी की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? मैडम क्यूरी, पियरे क्यूरी, रदरफोर्ड और हेनरी बेकुरल। ठीक, तो ये चारों नाम जो दिए गए हैं ये रेडियो एक्टिविटी से जुड़े हुए नाम हैं, रेडियो एक्टिविटी से जुड़े हुए नाम हैं। इन सभी लोगों ने रेडियो एक्टिविटी पे काम किया है, लेकिन अगर खोज आपसे कुछ पूछे किसने की है तो हेनरी बेकुरल ने की है, और इन्होंने ही सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी के बारे में बताया था, रेडियो धर्मिता के बारे में बताया था। और कहाँ के वैज्ञानिक हैं? फ्रांस के वैज्ञानिक हैं। तो साइंस का पोर्शन यहीं तक। धन्यवाद।